से वो उसका पास हिस्ट्री जिम से नहीं रही है, वो कोचेस नहीं है, वो इन्वेस्टर्स है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जिम खोल रहा है, हाउ डू यू नो कि आपके कोचेस सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यू हैव टू बी एक्सपीरियंस इन इट, राइट? तो पहले स्टार्टिंग के 10 साल आई वुड से एज अ ट्रेनर, देन 4 साल एज अ जिम ओनर। आई रिसेंटली रिटायर्ड एज अ पर्सनल ट्रेनर, सो आई कैन फोकस मोर ऑन द बिजनेस। तो अभी मेरे पास आई हैव अ टीम ऑफ 7 कोचेस। पाकिस्तानी जो डाइट है वो इतनी बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रोटीन इज़ अ प्रॉब्लम, कि हम प्रोटीन लैक नहीं ऑफ खाते। प्रोटीन कैसे है? हर लैक बंदा ऑफ तो प्रोटीन, गोश्त खा रहा है। आप एक खाना आप खा रहे हो, उसमें कितना मीट आप यूज़ कर रहे हो और रोटी चावल और ऑयल कितना यूज़ कर रहे हो। ये जब भी आप क्लाइंट्स को कोई प्लान देते हैं ना, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन का प्लान, उस प्लान को खोल के देख के समझ के वो फॉलो करना स्टार्ट करने में ही वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। इमेजिन मैंने आपको प्लान दिया, आपने खोल के देखा ही नहीं, 3 हफ्ते हो गए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्ताफ़ वज़ीर पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मिस्टर परवेज़ रैयानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। परवेज़, लास्ट ईयर भी आप आए थे पॉडकास्ट, उस टाइम तो बिल्कुल नया नया खुला था चैनल, और उस पर हमने बातें की थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से रिलेटेड, जो उनकी फ़िटनेस के इश्यूज़ होते हैं। दैट वाज मोर फोकस ऑन दैट। आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ आपके कैरियर के बारे में, आपके जो ओवरऑल जर्नी रही है बीइंग अ फिटनेस जिम ओनर, और उसके बारे में मुझे बताएं किस तरह आपने कैरियर स्टार्ट किया। जिम ओनर तो अभी मैं लास्ट 4 साल से हूँ, बट मेरा करियर स्टार्ट हुआ था बैक इन 2011। अच्छा। और ऑनेस्टली उस वक्त से पहले 2011 से पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट करूँगा। काफ़ी सारे करियर फेलियर्स के बाद मैंने स्टार्ट किया था। सो आई वाज बिफोर दैट आई वाज इनटू होटल मैनेजमेंट, आई वाज इनटू अकाउंट्स, आई वाज इनटू बैंकिंग। उन सारे फेलियर्स के बाद देन आई बिकेम अ कोच, और आई स्टार्ट विद द लोवेस्ट लेवल पॉसिबल। मेरी 10,000 रुपये पर मंथ मेरी सैलरी थी उस वक्त। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मैं उस वक्त मैं काम कर रहा था फिटनेस इनोवेशन के नाम से, एक नया स्टूडियो खुला था कराची के अंदर? कराची के अंदर, बहुत छोटा सा स्टूडियो था। ओके। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 10,000 रुपये पर मंथ मेरी सैलरी थी। आई वॉज 27 बैक देन, 27 साल की उम्र में। वहाँ से स्टार्ट किया, और वहाँ से फिर वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। उसमें आई वर्कड इन मल्टीपल प्लेसेस इन कराची, ऑल द बिग जिम्स इफ़ आई कॉल इट। मैं दुबई गया, दुबई में जाके मैंने काम किया गोल्ड जिम के अंदर, वेरी ब्रीफली। मैंने सर्टिफिकेट्स की थाईलैंड और दुबई से। ये मेरे 4 साल की इस तरह की जर्नी रही, पर आई एम ट्राइंग लॉट ऑफ डिफरेंट स्पेसेस। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस, एंड देन 5 साल तक मैंने फ्रीलांस किया, एंड दिस इज़ वेयर आई बिल्ड माई करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर प्रॉपरली। सर्टिफिकेशन मैंने की 2012 और 2014 के बीच में, जितनी मैं कर सकता था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। इट्स नॉट लाइक कि आप सर्टिफिकेट करने के बाद कोई बहुत अच्छे कोच बन जाते हो। ये आई रियलाइज दिस आफ्टर आई डिड द सर्टिफिकेशन। 2014 में मैंने की थी, एंड देन आई रियलाइज कि ओके, आई एम स्टिल नॉट देयर, आई एम स्टिल नॉट अ गुड कोच। तो वहाँ से एक दूसरी लर्निंग जर्नी पूरी स्टार्ट हुई, वेयर आई वाज ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। तो उसमें मैंने कोर्सेज लिए ऑनलाइन, मैं प्रोग्राम्स लेता था ऑनलाइन, सेल्फ स्टडीज़ करता था। फिर जब मैं एज अ फ्रीलांस कोच आया, तो वहाँ पे काम करते करते काफ़ी कुछ सीखा। फिर 2017 से मैंने इंटर्नशिप्स और सेमिनार्स करवाना शुरू किए कराची में। बाहर से किसी को बुलाता था यहाँ पे सेमिनार्स और इंटर्नशिप्स करवाने के उस लिए। टाइम आपने अपना जिम नहीं खोला था? नहीं, उस वक्त मेरा जिम नहीं था, तो मैंने ये कोलैब किया था फिर विद वन ऑफ द जिम्स। कोलैब किया था, तो 3 साल तक बैक टू बैक मैंने ये सेमिनार्स करवाए थे कोलैबोरेशन में, वो करवाए। उसके बाद फिर जिम खोलने का प्लान तो मेरा बहुत पहले से था, बट जिम, कोई भी बिज़नेस खोलना है ना, इट्स नॉट अ वन मैन जॉब। तो उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा काफ़ी टाइम मैंने टीम बनाने की कोशिश की, उसमें फ़ेल हुआ। मैं आई थिंक 2015 से मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स, उसके बाद 2021 में मैंने जिम स्टार्ट किया मसल मैटर्स के नाम से। और कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्पेस देखा था जो खाली है, और वो था एक्सक्लूसिव पर्सनल ट्रेनिंग एरिया। स्टूडियोज थे, जिम नहीं थे। स्टूडियोज अभी भी है पर्सनल ट्रेनिंग, बट जिम इस वक्त नहीं है, पर्सनल ट्रेनिंग ओनली। तो वो एक कॉन्सेप्ट था जिसको टारगेट करना था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एग्जीक्यूट। उसके ऊपर मैं हाँ आपसे पूछना वो चाहूँगा। एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी वी ट्राइड इट, इट वर्क वेरी वेल। हमने स्टार्ट किया था, हम 4 लोग थे, अभी हम लोग 2 लोग हैं एज अ पार्टनर्स। बाकी 2 पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, तो वी आर 2, एंड राइट नाउ वी आर एक्सपेंडिंग एज वेल। तो पहले स्टार्टिंग के 10 साल आई वुड से एज अ ट्रेनर, देन 4 साल
as a gym owner. I recently retired as a personal trainer, so I can focus more on the business. तो अभी मेरे पास I have a team of 7 coaches. तो yeah, that's what we are doing. अच्छा, सर्टिफिकेशन के बारे में पूछना चाहूँगा। सर्टिफिकेशन जो आप कह रहे हैं कि इतनी ज़रूरी नहीं होती, फिर भी इस फील्ड के अंदर नॉर्मली ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैटर करती है या फिर कोई ऐसी स्पेशल एजुकेशन आपने लेनी है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर्टिफाइड कोच, सर्टिफाइड दिस, वो क्या चीज़ होती है? देखें, सर्टिफिकेट जितनी भी है ना, वो एक और कौन सी एंट्री। बॉडीज़ देती है उसके बारे में कुछ बताएं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बॉडी है नहीं, पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसकी। अच्छा। देर आर पीपल जो सर्टिफिकेट्स करवा रहे हैं, बट एज सच कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम सर्टिफिकेट्स से आता है कि वो सर्टिफिकेट्स का जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट मैटर्स। आप अपनी सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमोगे ना हर जगह पे, आपको ऑन फ्लोर लोगों को ट्रेन करना है। तो वहाँ पे जो कंटेंट है ना, वो आपको इतना इक्विप नहीं करता कि आप एक एफिशिएंसी से लोगों को ट्रेन कर सको। नहीं। तो वंस आपने सर्टिफिकेट कर लिया, उसके बाद आपकी सेल्फ एजुकेशन काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, कौन से और कोर्सेज खरीद रहे हो ऑनलाइन, प्रोग्राम्स कौन से ले रहे हो, आपका नीश क्या है। वो आपको मेनली ज़्यादातर कोचेस तो सब कुछ ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो पावर लिफ्टिंग भी वही करवा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करवा रहे हैं। आप एक एवरेज जो को भी आप ट्रेन कर रहे हो, इंजरी रिहेबिलिटेशन भी खुद ही कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एक इंसान नहीं कर सकता। यू हैव टू फाइंड योर नीश एज वेल। तो ये आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन। वी डोंट हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम्स कि अगर कोई इतना एक्सपीरियंस्ड कोच है जो जिसके पास जाके आप कोई मेंटरशिप ले लो, वो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है पाकिस्तान में। इंटरनेशनली है। जो रेगुलेटरी बॉडी है इंटरनेशनली, वो लोग नहीं है जो जिम के अंदर काम करते हैं। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ बनती है, जो ये सब सर्टिफिकेट करवाते हैं, ये वो लोग नहीं है जो कोचेस है। ये आपकी टूवर्ड्स मेडिकल साइड ज़्यादा है, जिम के साइड पे इतना ज़्यादा है नहीं। तो आई थिंक अभी भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। कुछ सर्टिफिकेट्स है जो अच्छी आ गई है अभी, उन लोगों ने निकाली है जो बहुत सालों से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, वो उनकी खुद की सर्टिफिकेशन? वो उनकी खुद की सर्टिफिकेट है, एंड आई थिंक दो सर्टिफिकेट्स वर्थ लॉट मोर देन एनी जेनेरिक सर्टिफिकेट दैट यू आर डूइंग। उसके कुछ एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं किस तरह बिल्कुल से? होते हैं। कुछ सर्टिफिकेट तो ऐसी है जिसकी ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा। ऑनलाइन है एग्ज़ाम, आप ओपन बुक करके दे दो, आप एग्ज़ाम आप कर सकते हो। वो भी वो लोकल MCQs लोकल होते हैं। बॉडीज़ भी हैं, बाहर मुल्क की दोनों हाँ की हाँ हैं? हाँ, ठीक है। ओपन बुक एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बट बात है MCQs होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कोई है ही नहीं। अभी आपको एक्सरसाइज करनी हो तो एक बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। आप सिर्फ उसको बुक में पढ़ के नहीं समझ सकते। तो वो सारी, तो गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लॉस है उसके अंदर। तो आई थिंक इंडस्ट्री को थोड़ा सा और अपस्किल करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे कोचेस बनाने तो आई थिंक सर्टिफिकेशन, यस, ये एंट्री लेवल जॉब है। उसके बाद ऑन जॉब की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है ना। आपके मैक्सिमम जो जिम खुले हुए हैं, जितने भी जिम हैं, तो वो उसका पास्ट हिस्ट्री जिम से नहीं रही है, वो कोचेस नहीं है, वो इन्वेस्टर्स है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जिम खोल रहा है, हाउ डू यू नो कि आपके कोचेस सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यू हैव टू बी एक्सपीरियंस इन इट, राइट? तो वो जो स्किल लेवल है वो कभी ऊपर जाता ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर कोचेस एवरेज रह जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनको नहीं करना, बट उनको एक डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। अभी मेरे अपने कोचेस हैं जो, क्योंकि मुझे अबाउट इट्स बिन 14 ईयर्स मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, तो अभी आई नो हाउ टू ट्रेन माई कोचेस। मेरे पास एक डायरेक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 साल मैंने लगाए थे जहाँ मैं ट्राई कर रहा था डिफरेंट चीज़ें। आई हैड लॉट ऑफ फेलियर्स। उसके बाद मैं उस पोजीशन में पूछा कि जहाँ पे ओके नाउ आई अंडरस्टैंड कि करना क्या है। तो अभी मेरे पास कोई नया कोच आता है तो उसको वो सारे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई कैन फास्ट पेस द एवरीथिंग, द प्रोग्रेस। तो ये आई थिंक इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें काफ़ी लैक करती है। इट्स राइट नाउ इट्स मच बेटर देन 10 ईयर्स अगो, बट अभी भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स 10 ईयर्स अगो की आप बात करें, पाकिस्तान में आई थिंक 2012-13 में बूम आया वैसे ओवरऑल। हाँ, जब मैंने भी क्या वजह थी? उस वक्त तो कोई बूम था ही नहीं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोचेस बूम से मुराद के मतलब थोड़ा ट्रेंड में आ गया। ट्रेंड में आया था, बट उस वक्त 2011 में अगर मैं बात करूँ, पर्सनल ट्रेनर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था पर्सनल ट्रेनर होता क्या है। आप किसी को बताओगे मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, वो सबसे पहले सवाल यही पूछता था, ये होता क्या है, काम क्या होता है ये। अक्सर लोग तो उसकी एग्जांपल देते हैं, अच्छा वो वाला बंदा जो आमिर खान के साथ साथ रहता है, साथ होता है, उसको पतला कराता है। वो हाँ, वो चलो फिर भी वो आया तो वो है ना, वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लोगों की हाँ, बनी थी। या वो बट रॉकी मूवी के जो कोचेस 2008 होते 9 हैं। की बात है ये, जो हाँ। गजनी मूवी आई थी आमिर खान। दंगल दंगल तो बहुत बात में। नहीं, दंगल में जो उसकी जो मेकिंग ऑफ दंगल में जो वीडियो नहीं है जिसके कोचेस होते हैं,
वो दो आई थिंक 2019 में आया था वो, आई थिंक 18-19 की है ये, दंगल नहीं, दंगल समवेयर तो अराउंड। बहुत पुरानी है, लेट हो जो गई। हाँ, पहली आई थी 2008 में गजनी, अच्छा। गजनी की पहली वीडियोस आई थी आमिर खान की, जहाँ से थोड़ा सा मतलब शुक्र है कुछ तो आया, बट उसके बाद भी पर्सनल ट्रेनर्स की वैल्यू नहीं थी, वो आपको वैल्यू बनानी पड़ती है एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अभी तो इट्स लॉट डिफरेंट। वो बूम आया, शुक्र है आया, उसी वक्त मैंने ज्वाइन किया था, तो थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, बट उसके बाद इट टुक लाइक जो मेनली बूम आया था ना वो बूट कैंप्स का आया था, boot camp। 2013 ऑनवर्ड्स आई थिंक। 2013 से 2016 के बीच में जो बूम आया बूट कैंप का, दैट टुक लॉट ऑफ पीपल इनटू फिटनेस। वो तो डेफिनेटली, ऑल्दो मेरी काफ़ी डिसएग्रीमेंट है बूट कैंप से, बट ये उस पर डिनाई नहीं कर सकता मैं कि उसकी वजह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई थी। बूट कैंप से आपको 42 डेज चैलेंज एक या स्टार्ट हुआ था। ये पहला 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 बूट कैंप स्टार्ट हुआ पहला था प्रॉपर बूट कैंप या यही स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसा हाँ, हाँ। यही ये था ना। यही था। अच्छा, ये बूट कैंप में जो लोग जाते हैं और काफ़ी अच्छे लोगों की रिजल्ट भी आते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर पता चलता है दोबारा बूट कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्यों मसला आता है बूट कैंप? ये मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। बूट कैंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी लो है उसके। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अगर आप मुझे 100 लोग एक साथ दे दोगे ना, मैं उसको ट्रेन नहीं कर सकता प्रॉपरली। ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक है थोड़ा बहुत कार्डियो हो जाएगा, वो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप रखो, बट अगर आपका पूरा प्रोसेस ही बूट कैम्प है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर मेरे को बोलोगे, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप किसी वेट लॉस प्रोग्राम में जाओ, तो पहले आपको क्या उसकी टेक्निकलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, दैन उसके बाद आप जाओ, तो शायद आपको पहले, क्योंकि आपको फॉर्म करेक्शन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी अगर अगर मैं इस वक्त चला जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर आप जाओगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया पहले, आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बूट कैम्प में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था उस टाइम पे, आई थिंक बेसिकली एक मेजॉरिटी सेशन लोग, में एक सेशन में हाँ 300 400 500 लोग होते थे। एग्जैक्टली, हाँ। इतने लोगों को आप कैसे ट्रेन करोगे एक साथ? नहीं कर सकते। वो तो मैं देखता था उनकी पुरानी वीडियोस, वो नुसरत हिदायतुल्लाह, लेट्स जस्ट कॉल हर नेम, उन्होंने वो साथ में एक और थे उनके तोरसम, तौरसम, तोरसम यस। थे एक, वो दोनों करते थे, और उनकी वीडियोस आती थी इंटरनेट पे, और वो उन्होंने माइक चेक लगाया होता था एक बड़ा सा, आई थिंक मुई खान अकेडमी में शायद करते थे, अभी भी वहीं पे होता है, अभी अभी आई होता डोंट है। नो, अभी काफ़ी मल्टीपल लोकेशन है, बट अभी हाँ। तो इतने लोग नहीं होते वहाँ पे भी, काफ़ी कम हो गया अभी। बट अगेन ये एक ट्रेंड आया था, ट्रेंड के साथ ये ऊपर गया, उसी के साथ वो नीचे आ गया। बट अगेन पीपल आर नाउ मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स कि ओके सिर्फ कार्डियो करना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू लिफ्ट वेट्स एज वेल। तो वो वेट ट्रेनिंग अभी पास्ट अगर 5-6 सालों में देखो तो आप काफ़ी ज़्यादा बूम आया है वेट ट्रेनिंग का, एंड दैट्स नॉट ट्रेंडी, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपकी लास्ट 100 ईयर से है, बट द ओनली प्रॉब्लम्स लोग उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते थे। नाउ इट्स मच बेटर। ठीक है, चलें। बट अभी भी बूट कैम्प का कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है, और वो कभी ख़त्म होगा भी नहीं, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए, जिनको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना, ये हमेशा होंगे। बूट कैम्प में बंदा जा रहा है पतला होने, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ बूट कैम्प में, मैं आई रिड्यूस लाइक 20-30 kg, उसको सस्टेन किस तरह कर सकते हैं? फिर आप रेगुलर उसको जिम सस्टेन किस तरह कर सकते हैं? सस्टेन किस तरह कर सकते हैं? ओके, सस्टेन करने का एक ही तरीका है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। व्हाट आई मीन बाय दैट, डजंट मैटर आप किस डाइट प्लान पे हो, डजंट मैटर आप कौन सा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली जो भी आप कर रहे हो आपको पता है एग्जैक्टली उसके पीछे की साइंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ ये रहा आपका डाइट प्लान, आप फॉलो कर लो, आपने फॉलो कर लिया ठीक है, अभी वो डाइट प्लान आप हमेशा तो फॉलो नहीं कर सकते ना, उस डाइट प्लान के पीछे की रीजनिंग क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको डाइट प्लान दिया जो 1500-1600 कैलोरीज का है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम है वैसे, बट क्योंकि आपको क्विक वेट लॉस चाहिए तो आपको ट्रेनर क्या करता है, आपको एक बहुत ही बड़ा डेफिसिट बना के आपको प्लान दे देता है, विच इज़ लाइक वेरी लो इन कैलोरीज, जो जिससे आपका वजन कम हो जाएगा, गारंटीड आपको वजन कम मैंने हो एक दफ़ा जाएगा। ज्वाइन किया था वे बैक इन 2013, सारा टाइम मैं भूख से मर गया था, मैं तो हाँ, तो मुझे वो बिल्कुल आपका वीकनेस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन ना, क्योंकि अगर आपका बहुत उस वक्त आपका हाइप होता है ना, एक मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाइप होता है, तो आप कर जाओगे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते आप कर जाओगे, बूट कैम्प खत्म होने का टाइम आ जाएगा, तब तक आपने 10-15 kg लूज़ कर लिया आपने, उसके बाद क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़ीरो थी, आपकी कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा कम था जो आपने खाया है, जो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था, एंड प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बनी नहीं, आपको पता ही नहीं है उसके बाद करना क्या है। तो आपने क्या किया, यार मैंने उसी प्लान से मैंने लूज़ किया था, मैं वापस उसी में जाता हूँ शायद और लूज़ हो जाए, तो आप फिर वहीं पे चले जाते हो। एंड देन फिर एक इमोशनल साइड भी होती है ना इसमें, कि अगर आपका एक जगह पे रिजल्ट आया है जो आपके हिसाब से अच्छा रिजल्ट है, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप देखोगे तो मैं बोलूँगा बहुत बुरा रिजल्ट है, बट अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलते हो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो यू आर स्टक विद दैट प्रोग्राम
इमोशनली कि मैंने वो किया था, सब मुझे रिजल्ट आया था, तो मुझे वही करना है, उसी से ही रिजल्ट आएगा वापस। तो अब एक साइकिल में आप बैक एंड फोर्थ चलते रहते हो। ये भी तो होता है, डिपेंडेंस आपकी बढ़ जाती है ना। बूट कैंप जो करवा रहा होता है बंदा बंदी जो भी है, आप उन्हीं के वो हो जाते हो, आप खुद तो कुछ सीखते नहीं हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये रीज़न होता ड्रॉबैक का मतलब। है, इवन दैट्स फाइन। लाइक अगर आप लाइक अ काइंड ऑफ अ ड्रग, आपको बार बार ज्वाइन करना है। आप हैविंग अ कोच, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। नहीं, आप मैं हमेशा, स्पेसिफिकली बूट पे कैंप की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बूट कैम्प में अगर आप रेगुलर जा भी रहे हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ कि आप उन्हें उसको एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस रखा हुआ है, या फिर आपने बोला उसको देख रहे हो कि भाई एक वेट लॉस प्रोग्राम है, इससे मेरा वजन कम हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं अगर देखता हूँ बूट कैम्प को, अगर हफ्ते में 2 दिन में जा रहा हूँ किसी भी बूट कैम्प में, मिलूंगा ठीक है, मेरी कार्डियो एक्टिविटी वहाँ पूरी हो जाती है, ये मैं कर लूँगा, बाकी 3 दिन में वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, कैलोरीज मुझे कितनी लेनी मुझे पता है, तो वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस बन गया बूट कैम्प। बट अगर टोटल ओवरऑल मेरा प्लान वही बूट कैम्प है, इसके अलावा और कुछ मुझे कर ही नहीं रहा हूँ मैं, तो फिर वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। फिर इट इज़ हाउ यू यूटिलाइज द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। अच्छा, पाकिस्तान में मल्टीपल क्वेश्चन दिमाग में आ गए मेरे आपकी बातों से। पहले मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान में स्टेपल फूड तो ब्रेड है, लाइक रोटी खाते हैं मेजॉरिटी लोग, रोटी चावल खाते हैं। अब ये अवाम जो है ये बिल्कुल ही आप समझें कि मतलब हाई कार्बो वाली डाइट है सबकी। बिरयानी हो गई, मैं तो बिरयानी को ख़त्म कर देता हूँ। तो मतलब इस जैसे माशरे में अक्सर लोग, अगर आपने देखा होगा इवन बिफोर 90s में, 2000s में, मैं एक ज़माने में आई टू प्ले लाइक फुटबॉल पागलों की तरह। उसके बाद तो इंजरी हुई नेक पे, छोड़ ही दी, फिर वेट भी गेन कर लिया। बट ओवरऑल आप लोग किसी बंदे से पूछेंगे तो अजीब किस्म के मिसकंसेप्शन होते हैं। कुछ कहते हैं खाने से पहले वॉक करो, कुछ कहते हैं खाने के बाद वॉक करो, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। कभी बोलते हैं अच्छा नहीं, डॉक्टर ने गलत प्रूफ कर दिया, अंडा खाओ। कभी बोलते हैं, मतलब देसी टोटके चल रहे होते हैं। और साथ में डाइट ही ऐसी होती है, जो डाइट हमारी है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, कि कितना बड़ा फैक्टर है कि मेजॉरिटी जो आप देखें ओबेसिटी बढ़ रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ओबिसिटी बढ़ने का डाइट डेफिनेटली वन ऑफ द रीज़न, प्लस एट द सेम टाइम लैक ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो अनदर रीज़न। पहले डाइट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी जो डाइट है वो इतनी बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रोटीन इज़ अ प्रॉब्लम, कि हम प्रोटीन लैक नहीं ऑफ प्रोटीन खाते। कैसे है? हर लैक बंदा ऑफ तो प्रोटीन, गोश्त खा रहा है। आप एक खाना आप खा रहे हो, उसमें कितना मीट आप यूज़ कर रहे हो, और रोटी चावल और ऑयल कितना यूज़ कर रहे हो। हाँ, ये भी तो है। हाँ, क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे तो बोटी तो आपको इतनी सी आप खा रहे हो, एग्जैक्टली। बाकी बाकी सारी चीज़ें बाकी काफ़ी तो ज़्यादा शोरबा है। होगा। हाँ, बाकी आपका सारा शोरबा होगा ऑयल से भरा हुआ। तो अगर उसी की क्वांटिटीज अगर आप चेंज कर लो तो आपकी डाइट सही है। आप मीट बढ़ा दो, राइस कम कर लो। राइस अवॉइड नहीं करने बिल्कुल, और कम करने। रोटी आप बिल्कुल खा सकते हो, ब्रेड आप बिल्कुल खा सकते हो। ये जितने भी आपकी रील्स बनती है ना, मैंने कल ही इसकी रील डाली है टोटके के ऊपर, जितने भी आपके टोटकेस होते हैं वो सिर्फ और लाइक्स और शेयर्स होते हैं, उससे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अभी आपको होता है ना कि मॉर्निंग ड्रिंक, आप पानी में लीमू डाल दो, उसके अंदर 2-3 किस्म के मसाले में मिला दो, पानी गर्म करके वो आप पी जाओ। ये सिर्फ और लाइक्स और शेयर्स होते हैं, इसमें रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। यू डोंट गेट रिजल्ट्स विद दिस। वो सिर्फ लोगों को अपनी रील्स बनानी है, उसके लिए वो बना रहे हैं। अभी रोज़ तो आप एक सिंपल बेसिक साइंस नहीं बताओगे ना, कितनी बार लोग देखेंगे कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है वेट लूज़ करने के लिए। मैं 2 दिन बना लूँगा, तीसरे दिन मैं क्या करूँ। तो जितने भी ये सोशल मीडिया के बिजनेस चल रहे हैं ना, वो उसी पे बेस कर रहे हैं कि आपको हर दिन कोई नया टोटका वो दे रहे हैं, आप उसके साथ आप भी लगे हुए हो, आप फॉलो भी कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ये तो चल रहा है। बट बात जहाँ पे डाइट के कंपेयर टू वेस्टर्न टू पाकिस्तानी डाइट, दोनों जगह अपने मसले हैं। क्योंकि अबंडेंस ऑफ फूड तो है अभी हमारे पास, कि फूड चॉइसेस आपको हमेशा अवेलेबल मिलती है, एंड प्लस एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा कम है। अब पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर कराची में हम बैठे हुए हैं, कराची में कौन जाता है बाहर वॉक करने के लिए? कोई जगह ही नहीं वो जगह करने ही की। नहीं। इवन अगर आपको कहीं पे भी जाना है, फुटपाथ नहीं है। हाँ। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, आप हमेशा गाड़ी में ही जाओगे, गाड़ी में जाओगे, बाइक में जाओगे, आप पैदल नहीं चलते ज़्यादा। तो वो हमारी एक्टिविटी लेवल भी कम है कंपैरेटिवली। अगर आप 20 साल पहले देखो, एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा था, अभी काफ़ी कम है। ये एक अनदर प्रॉब्लम है। बट फूड वाइज इज़ नॉट दैट बैड। हाँ, प्रोटीन इंटेक हमारा पाकिस्तान में एज अ साउथ एशियन हमारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आई थिंक एक एवरेज, जितने भी मैंने कंसल्टेशंस की, एक एन एवरेज पर्सन इज ईटिंग लेस देन 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नहीं तो दाल रोटी दाल चावल तो एक तरह से मासेस का फूड है। दाल तो प्रोटीन है, फिर क्यों कितने कम है? परसेंट प्रोटीन है? अच्छा, ये भी मैटर करता ये है। भी मैटर करता है ना। आपकी दाल 33% प्रोटीन है अच्छा, एंड 66% कार्ब्स है। तो इसको आप प्रोटीन सोर्स बोलोगे, कार्ब सोर्स बोलोगे? तो आप कार्ब सोर्स बनोगे ना। लोग तो यहाँ अगर, कहते हैं दाल खा रहे हैं प्रोटीन है। हाँ, तो बट अगर कंपेयर करो वही चीज़ अगर आप मीट के साथ, तो मीट इज़ हाई इन प्रोटीन, इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। 100 ग्राम्स ऑफ दाल में आपको कितना प्रोटीन मिलता है? 33 ग्राम्स। ठीक है, कैलोरीज कितनी हो जाती है? 380। है
बट 100 ग्राम्स ऑफ चिकन में कितना मिलेगा? Oh, idea. दैट्स अ डिफरेंस राइट। वो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो वो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, वही मैं आपको बताया ना, अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनी हुई है तो आप हमेशा लोगोगे यार मैं क्या खाऊं उससे वज़न कम होगा। खाना किस टाइप का खा रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी मैटर करती है। होता है ना ग़िज़ायत कितनी मिलती है खाने के अंदर। तो अगर आपको ग़िज़ायत के बारे में पता ही नहीं है, जैसे आपको पता अगर दाल आपको खानी है तो दाल आपको लगा कि प्रोटीन है, बट आपको पता ही नहीं था उसमें कार्ब्स कितने हैं, आपको पता ही नहीं उसमें कैलोरीज कितनी है, तो आपको क्या पता, आपने तो दाल खाते जा रहे हो आप। नहीं, दाल तो वैसे यहाँ पे लोग खाते भी हैं, तो साथ में कोई चावल होगा, वो भी कार्ब वो है। हाँ, और इसमें जो ऑयल और होगा, जो रोटी है, रोटी से खाएंगे तो मतलब इवेंचुअली साथ में कार्बो तो अटैच कर ही रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, तो मतलब हर कार्बोहाइड्रेट भी चीज़ में हाई रोटी है, ऐड कर दी है। हाँ। कार्बोहाइड्रेट भी हाई है, आपके फैट्स भी हाई है, बट प्रोटीन थोड़ा सा रह गया। तो जो मेन चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है ना, वो उस क्वांटिटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है कि किस तरह बना रहे हो, चिकन किस तरह बना रहे हो, मीट बटन किस तरह खा रहे हो। इन अ वे यस, क्योंकि ऑयल का यूज़ आप कम करोगे तो आप ऑब्वियसली आपके खाने बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम तो हर चीज़ तेल में ही बनाते हैं। तड़का भी लगना चाहिए उसके ऊपर, तड़का नहीं लगेगा मज़ा कैसे आएगा। तो आपने अगर 500 कैलोरीज का तड़का लगाया हुआ है तो फिर आपका वज़न कैसे कम होगा? सही है। तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, किस तरीके से करना है, वो सीखनी पड़ती है। द ओनली वे यू कैन सस्टेन इज टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। क्योंकि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये आपका डाइट प्लान है, ये फॉलो करो, वेट लूज हो जाएगा, वेट लूज हो जाएगा, सस्टेन नहीं होगा। अच्छा, आई हैव मल्टीपल क्वेश्चन रिटर्न। मैंने अपनी टीम को भी कहा था परवेज़ भाई आ रहे हैं, कुछ मज़े के सवाल थे। तो ये था कि इस जैसे मुल्क में आप कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप मसल मैटर्स। मसल मैटर पे आने के लिए कैसे कन्वेंस करता हूँ, ऑनेस्टली मेरा मेरा मार्केटिंग का जो तरीका है इज़ नॉट कि मैं किसी को कन्वेंस करूँ, मैं सिर्फ अपना कंटेंट डालता नहीं, अगर कोई बंदा आपके पास आता है या किसी जगह पिच करते हैं फॉर एग्जांपल। हूँ। मैं किसी को पेश नहीं करता, लोग खुद आते हैं। नहीं चले, लोग फिर भी आते हैं फर्स्ट मीटिंग के लिए। नॉट एवरी क्लाइंट हु वॉक्स इन माइट नॉट बी लाइक वो एक। आई टेल यू जब फर्स्ट कंसल्टेशन होती है ना हमारी किसी भी क्लाइंट के साथ, तो उनकी जो भी हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में वही चीज़ होती है जो जो आपने भी मेंशन की है। पहले वेट लूज़ कर चुके हैं, उसके बाद वो वेट वापस गेन हो गया, डाइट का कुछ पता नहीं, वो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट का कुछ अभी तक अता पता नहीं कि वो कर क्या रहे थे। बस ये क्या, कीटो कर लिया, लो कार्ब कर लिया, मैंने 1 डे मील कर लिया। हर डाइट के नाम पता है उनको कि ये सारी डाइट की है, बट कैलोरीज कितनी ली नहीं पता, वो नहीं पता है। राइट, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। एक्सरसाइजेस में उन्होंने हर किस्म की क्लासेस ट्राई कर ली है, तो वो इतने फेलियर्स के साथ जब वो आते हैं ना, तो इट्स वेरी इजी टू कन्विंस देम कि आप मसल मैटर आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको एक प्रोसेस अगर आपको समझा रहा हूँ ना कि आपको वेट कम करना है, मतलब फ़ैट कम करना है, तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलोरीज एंड मैक्रोज की इंपॉर्टेंस क्या है, एक स्लोअर प्रोसेस को समझने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपकी उस कंसल्टेशन में हम लोग बात करते हैं उसको। और वंस दे अंडरस्टैंड इट देन दे नो कि दिस इज़ द राइट प्लेस टू वर्क आउट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम वी आर द ओनली वन हुज डूइंग इट, देयर आर मोर पीपल जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट जितने भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करने के बाद आते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कन्विंस देम। कुछ लोग अभी भी ऐसा होता है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने पहले वेट लूज़ किया है, तो इमोशनली आप कनेक्टेड रहोगे उस टाइप की एक्सरसाइज है, उस टाइप के खाने से। वो ब्रेक यार करना, एक दफ़ा वो मैंने कर लिया, वो काम आ गई थी, तो वही हाँ, तो करता वही रहता करना है, तो वो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है, उसमें उनको एक प्रोसेस समझाना पड़ता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं, उनको खुद फील करना होता है कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ये बेनिफिट हो रहे हैं मुझे, उसके बाद दे कन्विंस कि हाँ ठीक है, विल गो विद दिस प्रोसेस। वरना कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ महीने के 10 kg वर्सेस महीने के 2 kg, आप बोलोगे मुझे 10 kg लूज़ करना है, नेचुरली अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, बट 10 kg में आपसे फैट लूज़ नहीं करोगे ना, काफ़ी कुछ और लूज़ कर जाओगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे यार जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ रूटीन फॉलो करूँ, कभी कभी नहीं फॉलो हो पाता। मैं रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वेट लूज़ कर लूँ। एक नॉर्मल रूटीन रूटीन मतलब कि नॉर्मल रूटीन जो होता है उसमें मैं जिम का कोई एलिमेंट या फिटनेस का नहीं डाल रहा, साथ में आप उसके अटैच कर दो फिटनेस वाला। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि आपने नाश्ते में ये चीज़ें करनी है, अंडे खाने आपने बॉयल, उसका आप जर्दी निकाल दें और वाइट खा लें जो भी है, ठीक है, और वो आपने सुबह खाना है, पर चला हम उठ दोपहर में रहें, वो रात भर काम कर रहे हैं, काम की नेचर ऐसी है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके खाने की टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जितने भी 1 मील अ डे लोग कर रहे हैं खाने का, वो किस टाइम पे खाना खाते हैं, वो सब रात में खाना खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा? खाने की टाइमिंग से फैट गेन
या फैट लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो लोग कहते हैं रात के टाइम ये नहीं खाना चाहिए, क्यों? रीज़न पूछ लें आप, रीज़न नहीं होगा उनके पास। जैसे लोग कहते हैं ना चावल नहीं खाने चाहिए रीज़न रात मैं के आपको टाइम। बता दूँ वो रीज़न क्या देते हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट रात में कम होती है, हम कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो बोलते हैं जितना भी आप खाते हो वो स्टोर हो जाता है, बट बॉडी डजंट वर्क दिस वे। आप जो मूवमेंट में जो आप बर्न कर रहे हो वो आपका बहुत स्मॉल परसेंटेज है। मेनली तो आपकी जो जिस्म के जितने फंक्शंस चल रहे हैं, मेन एनर्जी तो वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। आपकी 65 to 70% एनर्जी है वो तो आपके जिस्म के फंक्शंस में यूटिलाइज हो रही है। एक्टिविटी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एक बहुत छोटी परसेंटेज है, राइट। तो अगर खाना और जो आप जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लोग नहीं समझना चाहते, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी बात है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी है उससे अगर आपने कम खाया तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, ज़्यादा खाया तो बढ़ जाएगा। दिस इज़ अ बेसिक साइंस वेट लॉस की। अगर आपने ये समझ लिया उसके बाद बाकी चीज़ें आसान है। तो आप कह अभी रहे वो हैं टाइमिंग किसी भी टाइम पे करो, कोई कोई फर्क नहीं सर्टन फूड सर्टन टाइम के लिए नहीं बने हुए। पड़ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी है तो मैं मेक श्योर करूँगा उससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट खाए हुए हैं, ताकि मेरी ट्रेनिंग में बेनिफिट हो मुझे। मैं फास्टेड नहीं हूँ तो ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर होती है। बट उसके अलावा अगर आप लोगों के क्या वेट गेन वेट लॉस में कोई फ़र्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ ईटिंग? ज़ीरो। फास्टेड कार्डियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट नाइट आप अगर अवॉइड कर रहे हो मील्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे वो एक मिथ बना हुआ था ना कि मोलो के टाइम पे निहारी का कॉन्सेप्ट जादू हुआ था। निहारी मतलब निहार मुंह, सुबह ही खानी चाहिए हाँ हाँ 7-8 बजे, वरना नहीं खानी चाहिए, रात में खाओगे मसला हो जाएगा। जो एक सुनते बच्चों से सुनते हुए आ रहे हैं, चावल नहीं खाओ बैठ जाता है चावल के बाद पानी नहीं पियो, अजीब अजीब बात है। ये सारे कॉन्सेप्ट कुछ बिल्कुल फजूल कॉन्सेप्ट है। आपने अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट बना ली है ये सब कॉन्सेप्ट्स के साथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप टोटल ओवरऑल कैलोरीज को अंडरस्टैंड कर लो आप कि आपकी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के अंदर आप रह लो। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको ये समझ में आ गया, आपका वेट लॉस ईजी हो जाएगा। हाउ विल यू मेजर द कैलोरीज, कैसे करते हैं? यानी उसका पूरा डेटाबेस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आज जैसे माई फिटनेस पहले, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैंने 100 ग्राम राइस खाए विथ 200 ग्राम चिकन, जस्ट गिविंग एग्जांपल, उसमें आपने 1 चम्मच ऑयल भी यूज़ किया हुआ है, तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स आपको पता है। आपने माई फिटनेस पहले में डाले, आपको पता जाएगा कि टोटल कैलोरीज कितनी है, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट्स आपने खाया है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी लिमिट है 2000 कैलोरीज पे आपको लिमिट करना है अपना डे, तो सारी आप कैलकुलेट करो, बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा आपने कितना खाया है। अब कराची की एग्जांपल लेते हैं। वी आर इन कराची, फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, लोग यहाँ पे या तो बिजनेस में घूम रहे हैं या तो जॉब्स में कर रहे हैं, ट्रैफिक में जलील हो रहे हैं, जो भी आपको पता है कितनी अजीब सी लाइफ है कराची की। जैसे जैसे मैं भी यहीं से ताल्लुक़ है, आपका भी मेरा भी, तो बात वही है कि इतने टफ रूटीन में, बिजी रूटीन में, अब वो जब इवन जब मैं बहुत लोगों से मिलता भी हूँ पहले, कि मैं हर साल तो प्लान बनाता हूँ कि इस साल पतला हो रहा है जिसके पास भी जाता हूँ तो आगे से ये होता है यार फिर आपने ये करना है वो करना है, मैं सुनता हूँ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इतनी लंबी फील होती है ना, मैं भाग जाता हूँ। कि मतलब वो जो मैं देखता हूँ ना कुछ लोगों, जैसे आपको मतलब मैंने देखा आपने वो बैग से निकाला अपना खाना एक लंच बॉक्स निकाला, मैंने कहा यार ये तो मुझसे कद्दू नहीं बनने वाला कि मैं बैठ के इसको बनाऊँ और मैं मेहनत करूँ। तो मतलब इतनी जोखम क्यों, इतनी मेहनत क्यों है इस आप चक्कर खाना घर पे बना के खाते हैं, बाहर से खाते हैं? में? बाहर से खाता हूँ। हाँ, तो फिर आपको एक अलग डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी काउंट तो वो तो आपका बेसिक है। अगर आपको पता ही नहीं है बाहर से आप खा रहे हो कितनी कैलोरीज खा रहे हो, तो अब ये नहीं हो सकता कि भाई मैं मेहनत तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा बट रिजल्ट मुझे चाहिए, ये नहीं हो सकता। नहीं, अगर बेसिक कुछ फॉलो करना हो। ये मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल अगर आप बोलो कि मैं दिन में एक बार बिरयानी खा रहा हूँ, पूरे दिन में कुछ नहीं खा रहा, हो सकता है, बिल्कुल वेट लूज हो सकता है। बट आप बोलो कि मैं बिरयानी भी खानी, मुझे कौरमा भी खाना है, फिर मुझे सुबह में अंडा पराठा भी खाना है, सब कुछ 4 खाना है पेप्सी मुझे, भी पी ली। फिर तो आप छोड़ देते हो ना, फिर तो आप करना ही नहीं चाहते। आपकी विश है वो से, यू हैव अ विश टू लूज वेट बट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप करना चाहते हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपने घर पे खाना बनाता है, एक नॉर्मल इंसान घर पे खाना बना के ही खाता है, राइट, उसकी जगह अगर आप एक कैलकुलेटेड खाना खा रहे हो, उसमें आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा प्रेप करने के लिए, क्योंकि रोज़ आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि आज मैं क्या खाऊं। प्लान हाँ आपको पता ये है, तो सही है। प्लान आपको पता है, मैक्सिमम दिन में 1 घंटा लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 घंटे में आपका सारा प्रेप हो जाता है खाना। सोचने की भी ज़रूरत नहीं ना आज खाना क्या खाना है। तो बंदा बोर नहीं होता है खाना खा खा के? बिल्कुल बोर होता है, जब बोर हो जाए तो चेंज कर ले। आप 2-3 अलग अलग प्लान बना के रख ले, जिस दिन जो दिल करे वो कर ले। ये सब कुछ ये प्रिपरेशन के बगैर कुछ नहीं होता।
अगर आप बोले मुझे प्रिपरेशन में, अभी ये भी हम यहाँ पे बैठ के बात करें ना, इतना ऐसे लाइट लगाएगी, कैमरा लगाया, माइक लगाया, प्रिपरेशन की है ना आपने। अगर आप बोलते हैं नहीं मेरे को प्रिपरेशन नहीं करनी, बस मुझे पॉडकास्ट करना है, नहीं होता वो काम। अगर आप हम लोग ने अपने काम के अंदर अगर इतनी मेहनत करते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस लेवल के लिए इतनी डेडिकेशन क्यों नहीं देते? बात यहाँ पे आती है प्रायोरिटीज़ की। आपकी प्रायोरिटी लैक करती है। आपने अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज़ किया नहीं, आपने काम को कर दिया, बट इसको नहीं किया आपने। तो प्रायोरिटाइज पहले करें, उसके बाद फिर, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ख्वारी है ये सब करना, आपकी प्रायोरिटी नहीं है। फिर ख्वारी एक्चुअली है नहीं। एक बार आपका प्रेप हो गया, उसके बाद थिंग्स आर वेरी इजी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे अपना खाना बनाने के लिए काफ़ी कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली किसी और हाउस होल्ड में जो खाना बनता है। तो फिर वो ये मुश्किल कैसे हुआ फिर? आपकी तो ग्रोसरी भी उस तरह अलाइन हो जाती होगी ना? हाँ, ग्रोसरी भी इस तरीके से, अगेन बिकॉज एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। तो मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते का एक साथ पड़ा होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। आई थिंक बजट भी इम्पैक्ट पड़ता होगा, बजट भी बिल्कुल सही पड़ता बहुत मेंटेन रहता होगा budget। बिल्कुल। नहीं, थोड़ा महंगा हो जाता है ना अभी कंपैरेटिवली, मीट महंगा है। आप बाकी चीज़ें आप खाओ, उससे कंपेरेटिवली मीट को देखो, अगर क्योंकि आपकी मीट की क्वांटिटी ज़्यादा है दिन के अंदर, तो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। मीट की बात करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ये जो ब्रॉयलर चिकन है ये सही नहीं है सेहत के लिए, किसने बोला? देसी कोई चिकन खाएं स्टडीज़ नहीं है समथिंग इसकी। लाइक दैट, ऐसा कुछ? कोई स्टडीज़ नहीं। ब्रॉयलर चिकन इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन। जैसे डिफरेंट ब्रीड्स होती है ना, वो ब्रीड आपकी एक कमर्शियल यूज़ के लिए उसको ब्रीड किया गया ब्रॉयलर चिकन को। तो उसमें कोई खराबी नहीं है, हम कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, कोई हेल्थ इम्प्लिकेशन नहीं है उसके। इवन आप रिसर्चेस आप देख लें, कोई नेगेटिव रिसर्च है नहीं अभी तक इसकी। अगेन बात वहीं पे आ जाती है, आप फैक्ट्स फॉलो कर रहे हो कि इमोशंस फॉलो कर रहे हो। इमोशंस में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी निकलेंगी। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आई फील लाइक अगर मैं वो प्रोग्राम करूँगा ना तो उससे मेरा जल्दी वेट लूज़ होगा। व्हाट डू यू मीन बाय आई फील लाइक इट? देयर इज नो फैक्ट्स इनटू इट। आपने अपने इमोशंस अटैच कर दिए एक प्रोग्राम के साथ, अपने इमोशंस अटैच कर दिए खाने के साथ, इमोशंस अटैच कर दिए कि वेट लॉस किस तरीके से होना चाहिए। तो इमोशन अटैच कर दे खाने से, अच्छी बात की आपने। और बाय द वे इमोशंस अटैच खाने के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई इमोशनल ईटिंग की हैबिट है कि नहीं। अगर पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकोगे उसको। अगर आपकी आदत है टू ईट सर्टेन काइंड ऑफ फूड एवरी डे, तो आपको किसी तरीके से अगर आप उस खाने को अपने प्लान के अंदर एडजस्ट कर लो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा प्लान। मगर अगर मैं बोल दूँ कि आप जो भी खाते हो सब कुछ आपको छोड़ना है, तो आप बोलोगे मैं तुम्हें ही छोड़ देता हूँ भाई बाकी सब छोड़ने के अलावा। सही है। तो माई जॉब एज अ कोच इज़ नॉट लाइक कि टेल यू कि सब कुछ छोड़ दो। माई जॉब एज अ कोच इज़ टू मेक श्योर कि आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए मैं किस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्लान बना के दूँ विच इज़ ईजियर फॉर यू, नॉट वॉट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेशली इन पाकिस्तान वो बंद कर दें इंस्टाग्राम पे? कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि नुकसानदेह हो रही है? टोटकास्ट फॉर श्योर, किस किस्म के 100% टोटकास्ट? टोटकास्ट। जिस तरीके से भी हम लोग ने बात की अबाउट वेट लॉस ड्रिंक्स, मॉर्निंग में आप सुबह उठ के निहारमो आप लेमन डाल के पानी पी लो, उसमें शहद डाल दो, उसमें 2-3 मसाले मिक्स कर लो, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लस डाइट प्लान जो ऑनलाइन दिए जाते हैं, जेनेरिक डाइट प्लान्स, अगर 800 कैलोरीज का डाइट प्लान मैं आपको दे दूँ कि भाई दिस इज़ अ फुल प्रूफ प्लान, इससे आपका 10 दिन के अंदर इतना वेट लूज़ हो जाएगा, आपने फॉलो कर दिया, आपकी रिक्वायरमेंट दिन की होगी 2500-2600 कैलोरीज, और मैंने आपको 800 का प्लान दे दिया, आपसे नहीं होगा। जब आपसे नहीं होगा ना वो, उसके बाद अब फीलिंग ऑफ फेलियर आपकी साथ में आ जाएगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगी, और फिर अक्सर लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो बिलीफ सिस्टम आप डेवलप करते हो विद दीज थिंग्स, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, उनकी काफ़ी इमोशनल रिजर्वेशन होती है वेट लॉस के साथ। इस तरह के भी लोग आते हैं कि मैं तो सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरा वज़न ही नहीं कम होता, हो ही नहीं सकता। तो आपने बिलीफ सिस्टम जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया ना, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने जो सब कुछ जो आपने सोचा है ना, वो सब कुछ वही है जो आपने इंटरनेट पे देखा है किसी और को करते हुए, जो शायद प्लान आपके लिए कभी था ही नहीं। तो इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें होती है, अगेन इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट बिजनेस। रियलिटी में आप अब चीज़ें कर रहे हो ना, इट्स अ वेरी कस्टमाइज थिंग, इज़ अ वेरी इंडिविजुअल बेस्ड थिंग। अभी मैं आपको बोला, आपको सुबह उठ के ये चीज़ें खानी है, अंडे खाने, साथ में आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें। अब बोले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता ही नहीं, फिर मैं क्या करूँ? नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँ, नहीं आपको पीना ही पीना है। कुछ लोगों या तो फिर बोलते कुछ लोग तो आप अंडे नहीं खा सकते, मुझे नहीं पसंद अंडे। हाँ,
तो मैं क्या करूँ? ज़बरदस्ती तो नहीं दूंगा ना कि आपको नहीं ज़बरदस्ती खाना है। आई हैव टू फिगर द वे आउट कि इसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ। यहाँ पर अक्सर लोग फास्टिंग्स पर काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 16-8 फास्टिंग करें, 16 आवर फास्टिंग, 8 आवर आपकी ईटिंग विंडो। अगर आपकी आदत है कि आपका बिगेस्ट मील ऑफ द डे आपका ब्रेकफास्ट है जो आपको अर्ली मॉर्निंग खाना है, तो मैं आपको फास्टिंग क्यों रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ द डे आप खाना ही नहीं खाओ। अगेन इट ऑल्स कम्स डाउन टू वेरी इंडिविजुअल लेवल कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ये करो, मुझे सबसे पहले आपकी रूटीन पता होनी चाहिए, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, उस दिन मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि सूमो रेसर्स के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि सूमो रेसलर्स जो हैं वो आपको लगता है कि बहुत बड़े हैं, साइज़ हैं, बड़े मोटे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एजाइल और फिट होते हैं बिकॉज उनका जो आई थिंक फैट डिपॉजिट है वो किसी ख़ास जगह पे रादर देन कि वो हार्ट की जगह पे हो, समथिंग लाइक दैट। कोई साइंस बता रहे थे। तो कभी ऐसा कोई आपने कोई थ्योरी सुनी है कि मतलब कोई ये सबकंटेनियस और विसरल फैट की बात हो रही होगी। ये क्या चीज़ होती है? विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड होता है, दैट्स कॉल्ड विसरल फैट। मतलब सादा अगर जैसे बिल्कुल आपके ऑर्गन्स है ना, आपके किडनी, लंग्स वगैरह, उसके अराउंड भी फैट की लेयर होती है। उस फैट को विसरल फैट बोलते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस। सही है। बट जो आपका जो फैट, बॉडी फैट जो नज़र आता है, सबकंटेनियस फैट, जो आपको विजुअली नज़र आता है, वो सबकंटेनियस फैट होता है। अब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है तो उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर डॉक्यूमेंट्री सकता। नहीं थी, कुछ छोटी वीडियो थी छोटी मोटी। हाँ, बट अगर आपका किसी भी इंसान का फैट परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो विसरल फैट भी ज़्यादा होगा। ये नहीं हो सकता कि फैट नहीं हो ज़्यादा। हाईएस्ट चांसेस कि उनका फैट ज़्यादा होगा। और जितने भी सुमो रेसलर आई थिंक जेनेटिकली भी काफ़ी बड़े होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। हर इंसान का एक सेट पॉइंट होता है बॉडी फैट का। मेरा सेट पॉइंट डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा। मे बी 20% बॉडी फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो। ये डिपेंड करता है सेट पॉइंट के ऊपर। जैसे अभी आपका जितना वेट है उससे आप अगर 20% कम कर लें तो यू विल बी द हेल्दीएस्ट ऑफ योर लाइफ। बट उसी वेट पे अगर मैं आ जाऊँ, आई विल बी द मोस्ट अनहेल्दी इन माई लाइफ। है ये जेनेटिक्स का डिफरेंट होता है कि मैं, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स काफ़ी स्किनी है, मैं पूरी लाइफ मैंने काफ़ी स्किनी गुजारी है, तो अगर मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट गेन करता हूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाएगा। बट क्योंकि आपका वेट ज़्यादा था इन योर होल लाइफ, वहाँ से अब आप 20% कम आ जाए, यू विल बी हेल्दीएस्ट इन योर लाइफ। तो मैं सिर्फ देख के आपको नहीं बता सकता, आई हैव टू नो योर जेनेटिक्स एज वेल। ये डिफरेंट होता है। तो आपके इसके लिए आपको ब्लड वर्क करवाना पड़ेगा, ब्लड मार्कर्स देखने पड़ेंगे कहाँ जा रहे हैं। मैं बाय द पॉइंट में 80 kg हिट करता हूँ, मेरे ब्लड मार्कर्स आर ऑल ओवर द प्लेस। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, HbA1c बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। बट अगर आप 80 kg पे आ जाओगे, यू विल बी लाइक इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। तो आई ये वाज भी एक डिफरेंस ऑलवेज है। 80 kg, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल ना, 80 kg मेरा कांस्टेंट था। हाँ, तो वो आपकी जेनेटिक जो बोलते हैं ना, बॉडी टाइप अलग अलग होती है। तो आपकी जेनेटिक आपका बॉडी टाइप के लिए शायद वो बेस्ट वेट होगा, बट मेरे लिए इट्स नॉट द बेस्ट वेट, मेरे लिए द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त था, सादिक नाम था, गॉड ब्लेस हिम, नाउ इज इन कनाडा। और वो आई थिंक बाकी मेरा अभी भी एक दोस्त है, सलमान नाम है उसका। ही ईट्स वे मोर देन आई डू। मतलब वो एक सिटिंग में हम बैठेंगे तो वो बहुत कुछ खा लेगा, बट ही इज़ लाइक आई थिंक ही इज़ 60-65 से 70 का वेट होगा, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। एंड आई नो हिम फॉर द पास्ट 5 years। तो ये क्या साइंस है? ये आपको साइंस थोड़ी डिटेल में समझानी होगी कि क्या साइंस है। यस, मेटाबॉलिक का फ़र्क पड़ता है, बट कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वी डोंट नो येट। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। बट जितने भी ये लोग होते हैं ना, एक तो वो काफ़ी फिजिटी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो एक जगह बैठ नहीं सकते, काफ़ी फिजिटी होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है उनका। अगर इन अ होल वीक आप देखोगे कि अगर आपके स्टेप्स इन अ होल वीक 20,000 है और मेरे 80,000 है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। सही है। प्लस एट द सेम टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील शायद मुझसे ज़्यादा हो, मेरी कम हो, कि मैंने एक मील खाई, हैवी मील खाई, सब कुछ खाया, बट मैं रात तक अभी कुछ नहीं खाने वाला। बट आपकी हैबिट्स के अंदर ये होगा कि आपकी मंचिंग काफ़ी चल रही है। ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट पीपल सी इज़ कि यार वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा खा रहा है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील भी कम है, उसका एक्टिविटी लेवल ओवरऑल ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका वेट कम है। राइट। क्योंकि आपका वेट ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक वक्त में क्या खाया बस वो वेट बढ़ गया। इतनी आसानी से वेट नहीं बढ़ता। आप कैलोरीज कंजम्पशन करें, 1 पाउंड फैट गेन करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। दैट्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो ये ओवर द टाइम आपको मिलती है, ये सब एक साथ नहीं होती है। तो ओवर द टाइम तो आपने देखा ही नहीं, उसकी हैबिट ही नहीं देखी आपने। आपने देखा एक टाइम पे उसने बर्गर और फ्राइज खा लिया, और उसके बाद नेक्स्ट मील उसने कब खाई,
और उस दौरान उसने कितना वॉक किया, कितना चला है, वो कितना एक्टिव है इन द होल डे, वो भी मैटर करता है। ठीक है, कोई ऐसा कराची का एक्सपीरियंस हो या आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो, कराची वाले एक्सपीरियंस में बाद में आते हैं, ऐसा कौन सा आपकी जो कैरियर, जब आपने फिटनेस में आप नहीं आए थे लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में थे, ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ? मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, हाँ। काम करने का मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। मेरे को मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिस काम में मुझे मज़ा नहीं आता मैं नहीं कर पाता वो, उसमें मेरी है ना, मैं बैठ ही नहीं सकता एक जगह पे जहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने जहाँ पे भी मैं जाके काम करता था, मैं हमेशा देख रहा होता था टाइम कि कब मैं घर जाऊँ, कब काम का टाइम ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। तो मेरे एक यही सोच थी हर जगह पे काम करते हुए। तो बैंकिंग में भी था, तब भी मेरे को यही था कि मज़ा नहीं आ रहा था। होटल मैनेजमेंट में गया तो होटल में मैंने काम करना जब शुरू किया, इंटर्नशिप पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था मुझसे नहीं हो सकता ये काम। एक तो शिफ्ट अलग अलग, ऊपर से इट्स नॉट फन वर्क। तो एक फुलफिलमेंट की एक कमी थी मेरे अंदर, मैं किसी और काम में था। तो वहाँ पे मैं सब जाए बार में मैंने एक रिस्क लिया। मुझे जिम ऑलरेडी में जा रहा था, फिटनेस का शौक बचपन से था। स्कूल में मैं टाइक्वांडो में था, तो एक फ़िटनेस का शौक हमेशा था। तो मैंने बोला ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई दिस। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट जाके एज अ ट्रेनर में जॉब पे लग गया। और वहाँ से जो स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं इसके बाद। तो बचपन से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में थे? मैं बचपन से था फिजिकल। मैं स्कूल जब तक चल रही थी तब तक था टाइक्वांडो में, उसके बाद मेरा काफ़ी लंबा गैप है। उसके बाद क्रिकेट वगैरह खेलते थे नॉर्मली, जैसे सब खेलते हैं। बट उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू किया फ्रॉम द एज ऑफ 23। ओके। वहाँ तब से मैंने शुरू किया था, तो एक इंटरेस्ट फिटनेस के अंदर डेवलप था। फिर बाय द एज ऑफ 27 आई बिकेम अ ट्रेनर। तो मेरा सिंपल सा था, मैंने कोई वर्किंग नहीं की थी कि भाई इसमें करियर है कि नहीं है। आई जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा मैंने, मैं अपने शौक पूरे कर रहा था बस। अच्छा परवेज, कोई ऐसा कराची का एक्सपीरियंस हो विच मेड यू क्वेश्चन एवरीथिंग इन दिस सिटी? इट मेड मी क्वेश्चन एवरीथिंग इन लाइक जिस फिटनेस के बारे में बात कर रहे जनरली मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, आपने बोला यार ये क्या चल रहा है? हो, वो तो सवाल तो मैं हर चीज़ के ऊपर उठाता हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, मैं वो काम उस जगह पे मैं नहीं रह सकता। या मैं आपको बोल दूंगा भाई ये गलत है, मैं रह नहीं सकता। मुझे अक्सर इस बारे में लोग बोलते हैं यार कि तुम मुंह बंद रखा कर। बट द थिंग इज़ लाइक कि जिस भी आप जिम पे चले जाओ ना, सो किसी भी बिजनेस में सेल्स एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि वो बिज़नेस चल रहा है, कि सेल्स आप कर रहे हो। बट सेल्स के पीछे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सही है, मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जो शायद आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता, बट मुझे पता है क्योंकि ये मेरा काम है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ यार कि एक बंदा वल्नरेबल है, और वल्नरेबल होने के बाद फिर मैं उसको एक क्विक वेट लॉस बेच के 4-5 महीने के लिए अपने पास रख सकता हूँ, सेल्स कर सकता हूँ, उससे पैसे कमा सकता हूँ। तो अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं आपको राइट डायरेक्शन दिखाऊँ, या मैं आपको सेल्स करता हूँ क्विक वेट लॉस देके। मैक्सिमम सिर्फ कराची की मैं बात नहीं करूँगा, ये हर जगह पर है पूरी दुनिया में। मैक्सिमम लोग आपको क्विक वेट लॉस बेचते हैं और आपसे पैसे कमाते हैं। तो ये तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है इंडस्ट्री की एथिकल बाउंड्रीज़ के ऊपर, कि जब मुझे पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, तो मैं क्यों आपको वेट लॉस बेच रहा हूँ फजूल का। ठीक है, वेट लॉस ज़रूरी है आपके लिए, बट उसकी भी कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं ना, कि आपको मसल मास लूज़ नहीं करना है, आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपको इंजरी के चांसेस हो, आपको मेल न्यूट्रिशन नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने एक्टिविटी लेवल, अपनी एनर्जी लेवल भी आपको देखने हैं, आप काम भी करो, दिमाग भी तो चलना चाहिए ना, उसके लिए भी तो खाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको प्लान दूंगा। बट अगर मेरे सामने कोई आता है, मैंने ट्रेनर्स के इंटरव्यू किए जिम स्टार्ट करने के बाद, वहाँ पे जिस तरीके के वो प्लान बताते हैं, जिस तरीके के प्लान वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, इट इज़ रिडिकुलस। आई थिंक दिस शुड गेट सूट फॉर दिस, इज़ दैट बैड? तो फिर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सवाल ही वहाँ पे उठ जाता है कि भाई आप एथिकली आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बोलते हैं ना क्या हो रहा है, ये सब तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, और ये होता रहेगा, ये रुकेगा भी नहीं। उसमें प्रॉब्लम एक ये भी है ना कि जितने भी लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो भी उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कूल लगता है। वेट लॉस कूल लगता है कि अगर मैं आपको बोलूँ 1 महीने में 10 kg गिरा दूंगा, ये कूल लगता है। मैं आपको बोलूँ कि 10 kg गिराना है, आप मेरे को 6 महीने का टाइम दो, अब ये कूल नहीं लगता। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक मार्केटिंग और सेल्स का बहुत बड़ा एक सिस्टम यहाँ चल रहा है। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो आप, और वही सुना रहा हूँ जो आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो। तो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, या पूरी दुनिया हो, ये सब जगह हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जितने जिम खुल गए हैं कराची की हम बात करें ओवरऑल, और
दुनिया आई थिंक पूरे पाकिस्तान में कल्चर बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। आप पहले कुछ लिमिटेड जिम्स होते थे लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ, अब बड़े बड़े जिम्स खुल रहे हैं और लोग जा रहे हैं, फिट हो रहे हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बट बात वही है कि आपके ख्याल से एक बड़ा जिम हो जिसमें सारी किस्म के इक्विपमेंट हो वो ज़्यादा ज़रूरी है ये कंपेयर टू एक नॉर्मल जिम हो लेकिन आपका अच्छा ट्रेनर हो? क्या चीज़? दोनों ज़रूरी है, दोनों बिल्कुल ज़रूरी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। आप हो, आपके साथ एक आपका दोस्त है, उसको ट्रेनिंग करने आती है। अभी आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आपका दोस्त आपको ट्रेन कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपको ट्रेनिंग वगैरह में। आप लोग कोच हायर नहीं करने वाले। आपके लिए अभी कौन सा जिम ज़्यादा बेहतर होगा? जो बड़ा हो, ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो, आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है। उसको मेरे जैसे जिम की ज़रूरत नहीं है उसको। बट अगर आप हो कि आपने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की है और आपको जाना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए, आपको सही तरीका भी सीखना है, तो आपको मेरे जैसे जिम में आनी पड़ेगी जहाँ पे ट्रेनर अच्छे हैं। अब आप मुझे बोलोगे क्या बड़े जिम में ट्रेनर अच्छे होते हैं कि नहीं है? अब वो एक बहुत इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि अगर उस बड़े जिम का अगर ट्रेनर खुद मेहनत कर रहा है ना, तब वो अच्छा होगा। उसमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा हाथ नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े जिम्स में काम कर चुका हूँ। ट्रेनर बड़े जितने भी जिम्स हैं ना, उनको एक ही चीज़ से मैटर करता है, सेल्स। मैंने दुबई में काम किया है, बहुत छोटा टर्म मैंने काम किया, और वहाँ पे सेल्स इतनी एग्रेसिवली होती कि कोई हद नहीं। वहाँ पे आप जिम के अंदर एंटर होते हो, रिसेप्शन पे जाते हो, फिर ट्रेनर के पास जाते हो, जितना भी सब कुछ चल रहा होता है ना वहाँ पे, फॉर्म भर रहे हो, हर जगह सेल्स का एक अलग पिच चल रही होती है हर जगह पे। पहले आपको जिम मेंबरशिप बेचेंगे, उसकी सेल्स है, फिर आपको पर्सनल ट्रेनिंग बेचेंगे, उसकी सेल्स है, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन प्लान वगैरह का अगर वहाँ पे कुछ होगा उसकी सेल्स है, अब वहाँ सप्लीमेंट्स बिकते हैं उसकी सेल्स है, मील प्रेप सर्विस अगर उनकी होगी तो उसकी सेल्स है। सेल्स हर जगह पर है। तो जितने भी बड़े कमर्शियल जिम्स होते हैं उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सेल्स से लेना देना है। तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो बिज़नेस प्लान है, वो सेल्स के ऊपर है। एक आपको अमेजिंग मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं, ये मैंने कहीं से सुना था कि किसी कमर्शियल जिम के लिए सबसे बेस्ट मेंबर कौन होता है? जो बड़े कमर्शियल जिम होते हैं, बेस्ट मेंबर पता है कौन होता है? द वन हु पेस एंड नेवर कम। जितने भी ईयरली मेंबरशिप्स चल रही है ना कि आप दो इतना पैसे साल का, डिस्काउंटेड रेट है, साल का दो, पूरे साल के लिए और सॉर्टेड। बट उस साल में से वो 3 महीने आएगा, बाकी के 9 महीने आ ही नहीं रहा वो जिम। दिस इज़ द बेस्ट मेंबर दे हैव। उनकी लिए जो सारा का सारा उनका बिजनेस प्लान है ना, वो उसी मेंबर, उसी क्लाइंट को टारगेट करता है। तो 6 महीने की फ़ीस इन एडवांस, 9 महीने की फ़ीस इन एडवांस, आपकी 1 साल की फ़ीस इन एडवांस। एडवांस तो दे देते, वो आते ही नहीं रहे उसके बाद रेगुलर। 1 साल बाद अगर ख्याल उनको आ गया कि वापस उनको जिम जाना है तो फिर आएंगे, 1 साल की फ़ीस देंगे, फिर नहीं आएंगे। तो जितने भी इतने मेंबर्स हैं, क्योंकि आपके इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कम है, क्योंकि मशीन्स यूज़ नहीं हो रही, वो बंदा आ नहीं रहा तो जिम में भी खा लिया, पैसे भी आ गए। तो कमर्शियल जिम्स का सबसे बड़ा बिजनेस वो मेंबर है जो डेडिकेटेड नहीं है। बट वहाँ पे अगर फ्लिप कर दें, जैसे मेरा जिम है, अब मेरा सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग ओनली जिम है, तो मेरे लिए बेस्ट मेंबर वही है जो एक भी छुट्टी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो आएगा नहीं तो दैट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग पेड। प्लस उसके रिजल्ट की वजह से ही मेरा नाम बढ़ेगा, उसके रिजल्ट की वजह से ही मेरे जिम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर रिजल्ट नहीं है, वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये 2 कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। दूर से अगर आप एज अ इंडिविजुअल आप देख रहे हो, एज अ ले मैन, तो आपको तो लगेगा यार वो दोनों जिम ही है, वो भी जिम है, ये भी जिम है, बट दोनों के बिजनेस मॉडल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। वैसे जिम में तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप चला भी रहे हैं, काम भी कर चुके हैं, कि इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा समझाएं, कितना मुश्किल है अगर बंदा स्टार्ट करना चाहे, भले वो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ ना हो, वो जिम के ट्रेनर्स हायर कर ले, फिटनेस ट्रेनर हायर कर ले, न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर ले, बिज़नेस मॉडल अगर बंदा इन्वेस्ट करना चाहे उसके बारे में कुछ बताएं। देयर मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स, एक नहीं है फिटनेस के अंदर, एक बिजनेस मॉडल नहीं है। जैसे बूट कैम्प का एक बिजनेस मॉडल, भाई वेट लॉस बेचना है उनको, तो उनको जितने लोग होते हैं वो बढ़ते हैं एक साथ, सबको एक जेनेरिक प्लान बनाया हुआ होता है, सबके सब वही फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान भी वही मिलता है, वही फॉलो। उनका आइडिया सिंपल से, एज क्विक एज पॉसिबल आपका वेट किस तरह कम करवाना है, ये उनका पूरा बिजनेस मॉडल उसी पे स्ट्रक्चर हो रहा है। अब जैसे अभी हमने कमर्शियल जिम की बात की, जिसमें उसका बिजनेस मॉडल यही है कि वो लोग बस मंथ ईयरली वो पे कर दें, उसके बाद आए नहीं आए दे डोंट केयर, ठीक है, वो उनका बिजनेस मॉडल है। और जो मेरा बिजनेस मॉडल है, जो पर्सनल ट्रेनिंग ओनली का बिजनेस मॉडल है, वहाँ पे वी ट्राई कि आपके क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलें और वो एज कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहे। तो वो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, अलग अलग। अब पर्सनल ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट सेटअप, ग्रुप ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट सेटअप, कमर्शियल जिम इज़ अ डिफरेंट सेटअप।
ये 3 आपको मैंने चीज़ें बताई थी ना। मेरा पे है पर्सनल ट्रेनिंग ओनली, जहाँ पे लोग आते हैं, एक ट्रेनर हायर करते हैं, उसके साथ ट्रेनिंग प्लान भी बनता है, न्यूट्रिशन प्लान भी बनता है, वेरी स्पेसिफिक टू देम, विच इज़ वो जो आपको वो इंडिविजुअली आपको सबसे महंगा पड़ता है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर ए इंडिविजुअल। दूसरा आपका आता है कमर्शियल जिम, जो आपको सस्ता पड़ता है। आपको जिम है आपके पास, आप जाओ, आप ट्रेनिंग कर लो। अगर आपको हेल्प चाहिए वहाँ से कोई आप कोच हायर कर लो वहाँ पे, बट वहाँ पे कोच की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तीसरा आपका मॉडल आपका ग्रुप क्लासेस का मॉडल आता है कि भाई एक जिम में 5-6 अलग अलग किस्म की ग्रुप क्लासेस चल रही है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ग्रुप क्लास ले लो, उसके अंदर कोई आपका स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम थिंग। तो ये एक और बिजनेस मॉडल है। न्यूट्रिशन के अंदर एक कंप्लीट डिफरेंट मॉडल आता है कि अगर आपकी मील प्रेप सर्विस है, तो मील प्रेप सर्विस का एक कंप्लीट डिफरेंट मॉडल है। आपने बोला मुझे वेट लूज़ करना है, आपने मेरे पास रजिस्टर करवाया, मैंने आपको हर रोज़ का खाना भेजना शुरू कर दिया, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कुकिंग और एनीथिंग। ये एक अनदर बिजनेस मॉडल है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा आपके पास कोई क्लाइंट आया हो जो आपको फील हुआ हो, बगैर लाइक विदाउट नेमिंग देम, वो लाइक कभी ऐसा हुआ है कि आप समझते हो यार ये बहुत टफ क्लाइंट है, ऐसा क्या ट्रेड्स हो उसके अंदर, क्या वो ऐसी हरकतें कर रहा हो कि मतलब आपको लगे यार बड़ा मुश्किल है इसको डील करना? मैंने इंटरनेशनली भी क्लाइंट ट्रेन किया ऑनलाइन, मैंने पाकिस्तान में भी किए। हम्म। मैं पाकिस्तान के हिसाब से अगर आपको एक मैं आपको बताऊं जो मुश्किल है सबसे ज़्यादा, हम्म। कि जब भी आप क्लाइंट्स को कोई प्लान देते हैं ना, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन का प्लान, हम्म। उस प्लान को खोल के देख के समझ के वो फॉलो करना स्टार्ट करने में ही वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। इमेजिन मैंने आपको प्लान दिया, आपने खोल के देखा ही नहीं, 3 हफ्ते हो गए, तो मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ेगा। और जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे बता रहे हो कि मैं तो सब कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, वेरी गुड। 3 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है आपने तो प्लान ही नहीं खोला था। ठीक है, तो ये जो रीअसेसमेंट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, दे डोंट फॉलो दैट मच। बट यही चीज़ जो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? आई थिंक ये ओवरऑल हमारा माइंडसेट और लाइफस्टाइल की बात है कि पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जो लोग अदर कंट्रीज़, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनकी डेडिकेशन लेवल, उनके अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। और आई थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विद द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड इन आवर कंट्री। वी डोंट हैव स्पोर्ट्स स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे इतना स्पोर्ट्स है नहीं, तो वी डोंट बिकम दैट डेडिकेटेड टूवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जब आपका वज़न बढ़ जाएगा, जब आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई वज़न कम कर लो वरना हेल्थ के रिस्क ज़्यादा है, तब आप आते हो कुछ करने के लिए। ठीक है। तो ये एक फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कोई ऐसा रूल हो पाकिस्तानी सोसाइटी को जो आप समझते हैं इट्स एब्सोल्युटली फॉर नो गुड? ऐसा क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्शन हो, कोई रूल हो, ऐसा कोई मिथ हो जो मिथ है? आपकी फील्ड से रिलेटेड हो? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल यू ट्राइंग टू लूज वेट, आप बोले हो मेरा ये एक डाइट प्लान है, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, सही है। आप गए किसी सोशलाइजिंग में, वो आपको इतना डिस्करेज करेंगे कि कोई हद नहीं। अबे कुछ नहीं होता, ये खा ले यार, एक से क्या होता है, अबे क्या करेगा, वेट लूज करके, सही है तू, ये कर ले। ये आपको डिस्करेज करना शुरू हो जाएंगे। फिर 2 हफ्ते बाद आपसे मिलेंगे, अबे क्या फ़ायदा कर रहा है तेरा, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन होती है ना, वो आपको हर जगह पे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। और स्पेसिफिकली वो लोग करते हैं जो जिम नहीं जाते, जो अपने लिए कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। आई डोंट नो दिस अबाउट एनी अदर कंट्री के बाहर की सोसाइटीज़ में क्या होता है, पर पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन है। क्योंकि मेरे पास अक्सर आते हैं क्लाइंट जहाँ पे वो बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर वो चीज़ें खाते हैं जो शायद उनकी डाइट, उनका प्लान नहीं होता खाने का, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशलाइजिंग खाते हैं। एंड देन फिर आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है कि अभी उसको वो डैमेज कंट्रोल क्या करना है। तो ये हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा है कि आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे। एनी आई थिंक बिजनेस में भी आपने ये देखा होगा कि ये एक आदत है कि पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। ये आपको हर जगह नज़र आता है, फॉर स्पेसिफिकली ट्रेनिंग और डाइट। यहाँ आप अगर ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है, किसी के पास जा रहे हो, और अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो, कोई आपके सर्कल में से बोलेंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे कम है। तो वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन आवर हेल्थ, वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन आवर फिटनेस। है तो डॉक्टर के पास जाके दे देंगे, आप ट्रैवल कर लोगे इंटरनेशनल, बट जहाँ पे बात आ गई ट्रेनर के लिए आपको पैसे देने, तो वहाँ पे आपको सस्ता ट्रेनर चाहिए। ये कॉमन है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में कराची की एग्जांपल लें अगर हम, आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद, लाहौर, बट मोस्टली पीपल इवन ऑन वीकडेज आफ्टर ऑफिस
आफ्टर लाइक फॉलोइंग द घर वाला SOP, थोड़ा बहुत घर वालों को टाइम दे दिया, रात में चाय के ढाबे बैठ जाते हैं, वहीं बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, साथ में चिप्स ऑर्डर कर दिए, बन का ऑर्डर कर दिया, खा पी के घर जाके सो गए। एक अजीब सा रूटीन बना हुआ है। लाइफस्टाइल इशूज़ है ये ये लाइफस्टाइल ओवरऑल इशूज़ है। कराची में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ऐसे कि बैठ के बातें करनी है बड़ी बड़ी। देखिए लाइफस्टाइल इशू, देखिए बातें करने के लिए आपको फ्रेंच फ्राइज खाने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग करते हैं ना, बैठे बैठे कुछ ये भी ऑर्डर कर लिया, आप मुंह चला लिया। आप चाय पीना चाह रहे हैं चाय पी लें, को आपकी चॉइस है ना, उस वक्त आप चाय कौन सी पी रहे हैं। अगर आपको शुगर से भरी हुई कैलोरी डेंस आप पी रहे हैं, या फिर आप ग्रीन टी पी रहे हैं, ब्लैक टी पी रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें पी रहे हैं, पेपरमिंट टी पी रहे हैं, अगर रात को आपको कैफ़ीन ले रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको स्लीप इश्यूज़ भी शायद हो जाए। अब स्लीप भी तो एक मैटर करती है ना। अगर रात को आपने 2-3 कप चाय पी ली, तो कैफ़ीन इंटेक जो आपका बढ़ेगा उसका क्या करना है, फिर आप स्लीप कैसे होगी आपकी। बट इफ़ यू नॉट रेडी टू डू दीज काइंड ऑफ चेंजेस, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। दिस इज़ नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती है। अब ये नहीं बोला कि आप बाहर बैठना छोड़ दो, बट कुछ चीज़ें तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपका पूरा दिन ठीक है, और अगर आप मैनेज कर सकते हो कि रात को अगर मैं 1 कप चाय पी भी रहा हूँ, बट फिर भी मेरा ओवरऑल प्लान मैंने छोड़ा, देन इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स नॉट कि रात को चाय पीने से प्रॉब्लम हो रहा है। मेनली ये होता है, जो भी जिनकी भी ये लाइफस्टाइल होता है, उनका पूरा दिन भी ख़राब ही है। वो इतना अच्छा दिन उनका नहीं गुजर रहा है। वो देर से उठ रहे हैं, पूरा दिन आपने कैलोरी काउंट नहीं किया है, आपने जंक फूड की इंटेक आपका ज़्यादा है, प्लान पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो लाइफस्टाइल चॉइसेस के अंदर ही आ जाता है फिर। व्हाट्स योर टेक ऑन सप्लीमेंट्स? और सप्लीमेंट्स काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं लेने चाहिए क्यों नहीं लेना ऑर्गेनिक। चाहिए? इस बात पे तो सबसे पहले एक्टर्स को सुनना छोड़ दें आप सब। स्पेसिफिकली बॉलीवुड एक्टर्स को तो आप बिल्कुल ही सुनना छोड़ दें। आपको बताएं, आयुष्मान खुराना की एक वीडियो है जिसमें उसने मेंशन किया है कि इट टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन शेक। मैंने उसको, ये कोई एक नेक्स्ट लेवल का किसी का दिमाग ख़राब होगा जो ये बात करेगा। या फिर अक्षय कुमार ने बोला कि सप्लीमेंट्स लेने ही नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता प्रोटीन शेक। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेगी जहाँ पे एक्टर्स ने इस तरह की कोई बात की है। अब जब एक्टर्स ये बात करते हैं ना, उसके बाद अपने क्लाइंट्स को समझाना कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, वो हम लोग के लिए एक अलग टास्क बन जाता है। सप्लीमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कभी डॉक्टर के पास, यानी आपने सुना होगा, आप डॉक्टर के कि कोई डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बोला गया तुम्हारा विटामिन डी कम है, आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो। बड़ी नॉर्मल सी बात है। या आपका बी कॉम्प्लेक्स कम है, आपने बी कॉम्प्लेक्स दे दिया। ये डेफिशिएंसीज के ऊपर देते हैं ना, बाल गिरे आपने बायोटीन दे दिया, कैल्शियम की गोलियां आती हैं। कैल्शियम दे दिया आपने। ये सब क्या चीज़ है? ये मेडिसिन नहीं, ये सप्लीमेंट्स है सारे। सही, ये आप जो न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी के अंदर है, आप उसको सप्लाई दे रहे हो थ्रू एक्सटर्नल हेल्प जो दे रहे हो आप थ्रू सप्लीमेंट्स। तो ये आपके सप्लीमेंट है। जहाँ पे प्रोटीन शेक, क्योंकि प्रोटीन शेक वाइडली फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, एक नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं करता, तो वहाँ पे उसका एक नाम बदनाम है। बट प्रोटीन शेक है क्या चीज़? जो प्रोटीन आपको एक मीट सोर्स से मिलता है, वही प्रोटीन आपको एक प्रोटीन शेक से मिल रहा है। इट्स जस्ट अ ऑल्टरनेट। वेदर यू हैव चिकन और यू हैव वे प्रोटीन, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। और वे प्रोटीन इटसेल्फ इज मेड आउट ऑफ मिल्क। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अंडरस्टैंड? ओनली बिकॉज इट इज़ मोर कॉमन इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिसकी वजह से वो बदनाम है, और कुछ नहीं। क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर होता है, और अगर आप बीफ खा रहे हो तो क्रिएटिन उसमें से आ रहा है। बट अगर क्रिएटिन की आपको ज़रूरत है परफॉर्मेंस के लिए, तो आप क्रिएटिन का सप्लीमेंट ले रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सप्लीमेंटेशन इज़ कम्प्लीटली फाइन। इफ़ यू थिंक अगर कोई भी सप्लीमेंट से आपको कोई भी फ़ायदा होता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी हेल्थ में, यू शुड टेक इट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वो जो बड़ी कंपटीशन हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं मूवीज़ में, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देखते थे सारे, उसकी बॉडी और फिर उसके बारे में स्टडी भी किया। फिर वो रॉनी कोलमैन की एग्जांपल है। तो अब देखते हैं मेजॉरिटी बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको आप कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग मैन से, जैसे ब्रायन शॉ वगैरह हो गए। और मैं कंपटीशन देख रहा था, उसमें बॉडी बिल्डर्स थे, उनको जो वो था विनिंग प्राइस था वो ब्रायन शॉ दे रहा था। और ब्रायन शॉ जब वो स्टेज पे आया, ऐसा लग रहा था कि मतलब जाइगेंटिक, मतलब ह्यूज। तो ये इनकी थोड़ी साइंस समझाए, बॉडी बिल्डिंग में क्या ऐसा ख़ास किस्म की डाइट है, ट्रेनिंग है, और कंपेयर टू जो स्ट्रॉन्ग मैन करता है। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाऊं कि आपकी स्ट्रॉन्ग मैन में बॉडी फैट परसेंटेज मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर कर रही है।
बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो यू हैव टू बी इन अ सिंगल डिजिट बॉडी फैट एज लीन एज पॉसिबल, ताकि आपके सारे मसल डिफाइंड नज़र आए, चाहिए। प्लस बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट परफॉर्मेंस स्पोर्ट, बट पावर लिफ्टिंग या फिर स्ट्रॉन्ग मैन इट्स अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट। तो आपको ऑन कॉम्पिटिशन आपको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर आप जज कर रहे हो। बट आप बॉडी बिल्डिंग में आप सिर्फ एस्थेटिक्स के ऊपर जज कर रहे हो, आप सिमेट्री के ऊपर जज कर रहे हो, आप पोजिंग के ऊपर जज कर रहे हो। तो ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट है। अब जैसे ओलंपिक्स डजन कंसिडर बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट, क्योंकि आप ऑन स्टेज परफॉर्मेंस ऐसा नहीं, आप पोजिंग कर रहे हो बट ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। मेन काम आप पहले कर चुके हो, आपको जितना लो बॉडी फैट पे आना है वो आप कर चुके हो, उसके बाद आप स्टेज पे आके जब शो कर रहे हो, तो वो दो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट है। तो आप बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट एस्थेटिक्स, बट पावर लिफ्टिंग इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग मैन इज़ अबाउट कॉम्पिटिशन स्ट्रेंथ। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप जो इतने हैवी बड़े से जो आपको लोग नज़र आते हैं, एक तो जेनेटिकली वो इतने बड़े से होते हैं, प्लस नहीं, जेनेटिकली तो मैंने उसकी एडी हॉल की देखी है पुरानी पिक्चर्स। big. ही वाज बिग बट नॉट दैट, जो भी वो जो पीक पे था अपनी, जब उसने वो 500 500 केजी kg का डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट किया था। वो क्योंकि वो उसकी डाइट रिजीम, उनकी दिन की कैलोरी कैसे इनटेक 10 पॉसिबल है साल यार? वो 10 वीडियोस देखिए कैसे इतना खा लेते हैं यार, 10 कहाँ 12 जा रहे हज़ार हैं मतलब? 10-12 हज़ार कैलोरी इनटेक है उनका। बट उनका वेट भी तो आप देख लें ना, 400 पाउंड 500 पाउंड बॉडी वेट, ये मजाक बात थोड़ी है। तो हार्ट अटैक कैसे नहीं आ रहा? एक बंदा वो रॉनी कोलमैन, See, initially to begin with, they are quite heavy. Genetically का अभी आप देखो ये ब्रांड शो की आप बात करो, उसकी हाइट क्या होगी? 6'5", 6'6", 6'7" होगी। ही इज़ बिग, ही इज़ ह्यूज, उसके सामने बॉडी बिल्डर छोटा लगता है। बट जो एडी हॉल है उसकी 6'1" है। उसकी 6'1" 6'1" तो यहाँ पे जहांगीर साहब अभी घूम रहे थे, हाँ, वो बट वो 6 तो वो है। हाँ, जो उसका साइज़ है ओवरऑल, वो सीधे चल भी नहीं सकता। अभी तो काफ़ी कम हो गया, बट अगर आप पहले उसको देखें, ही वॉज बिग। तो उनका वेट गेन करने के पर्पस से के साथ ही वो खाते हैं, क्योंकि द ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज परफॉर्मेंस। नाउ क्या उसके हेल्थ की इम्प्लीकेशन होती है 100%, एंड दे नो इट वेरी वेल कि उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है इसका। क्या आपको क्या लगता है, बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता हेल्थ पे उनका असर पड़ रहा है? ठीक है, एक एमेच्योर को शायद नहीं पता होगा, बट प्रो बॉडी बिल्डर्स को पता होगा उसका। और आज इतने प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी डेथ हुई है स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से। बट अगेन दे एक्सेप्ट द रिस्क, they are just following their passion, they want to do this and they accept the risk with it. They know exactly what they are doing. पाकिस्तान में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स आते हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, कितने लेजिट हैं, क्या साइंस है, Legit कोई का डार्कर मतलब क्या? साइड भी है इस चीज़ की? क्या कहते हैं? हमारी इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ नहीं है। आप अगेन ये अभी फिर से मैं थोड़ा सा डर फेंकने वाला हूँ लोगों के ऊपर, बट द थिंग इज़ लाइक हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर अभी तो इतना नहीं, बट पहले अगर आप देखें कुछ सालों पहले तक, वो किसी ना किसी चैनल पे कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। आपको एक बॉडी बिल्डर नज़र आएगा जो किसी चैनल पे गया, वहाँ जाके उसने बोला कि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैंने ये बेच दिया, मैंने वो बेच दिया, मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जो स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन में वो जाके compete कर रहे हैं, वो इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है नहीं। अगर आप मिस्टर ओलंपिया IFBB प्रो की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे अब तक कितने पाकिस्तानी गए? कोई पाकिस्तानी नहीं गया वहाँ पे। एक आई थिंक 2 या 3 है हमारे इस तरह के बॉडी बिल्डर जिनके पास प्रो कार्ड है, बट अभी तक वो उस स्टेज पे लाइनअप पे आज तक कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आया, विच इज़ द मोस्ट एलीट कॉम्पिटिशन इन बॉडी बिल्डिंग। और दूसरी बात यह है कि किसी भी कंट्री में बॉडी बिल्डर्स को कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती, इट्स अ इंडिविजुअल स्पोर्ट, ठीक है। कोई कंट्री उसको स्पॉन्सर नहीं करती। जब स्पॉन्सरशिप जब आती है, जब आप एक कंपटीशन जीत चुके हो, यू ऑलरेडी पॉपुलर, दिस इज़ वेयर सप्लीमेंट कंपनीज या कोई फिटनेस अपैरल की कंपनी हो गई, ये मूवी इंडस्ट्री, कोई ना कोई आपको उस वक्त एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपको हायर करता है, एंड दे स्टार्ट टू पे यू देन। उसके बाद आपको सपोर्ट मिलता है, बट तब तक किसी को भी किसी भी कंट्री में सपोर्ट नहीं मिलता है। सब के सब जितने भी लोग करते हैं वो खुद ही करते हैं, अपने ही पैसे लगा के करते हैं। तो यहाँ पे आप किस चीज़ के सपोर्ट की बात कर रहे हो? आप उस हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन पे पहले जाओ तो सही। सपोर्ट क्यों चाहिए? सपोर्ट आपका अपना शौक है, आप कर रहे हो बॉडी, एग्जैक्टली, नोबडी फोर्स्ड यू, नोबडी फोर्स यू, राइट। तो अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं एज अ पैशनेट पर्सन एक बॉडी बिल्डर को देखता हूँ जो टीवी पे आके सिर्फ क्रैब बेबी बना हुआ है, तो फिर मैं क्यों फॉलो करूँगा बॉडी बिल्डिंग? मैं तो डिस्करेज ही होऊंगा ना उससे।
अगर अभी आपने आर्नल्ड की बात की, रोनी कोलमैन की बात की, रोनी कोलमैन टू टाइम मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद भी पुलिस ऑफिसर की नौकरी कर रहा एग्जैक्टली, ही वाज अ पुलिस ऑफिसर। था, राइट। आर्नल्ड अपने टाइम पे जब कर रहा था उस वक्त वो कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा था, वो कोल माइनिंग में भी काम कर रहा था उस वक्त पे, व्हेन ही वाज इन यूएस। तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? किसको किसको सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि जहाँ पे आपके ओलंपिक्स है वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इज़ अ डिफरेंट गेम। बट बॉडी बिल्डिंग में नहीं मिलता है, बॉडी बिल्डिंग इज़ इंडिविजुअल स्पोर्ट। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि आर्नल्ड के ओरिजिन ऑफ कंट्री है कौन सी। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ये कितने लोगों को पता है? अभी तो डॉक्यूमेंट्री आ गई तो लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, बट वो रहता है यूएस में, ही इज़ यूएस सिटीजन राइट नाउ। तो जब वो जीतता है ना तो वहाँ पे कोई वो ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके नहीं आया था वहाँ पे। कोई भी मिस्टर ओलंपिया आप उठा के देख लो, विनर डजंट कम विद अ फ्लैग। ये ऑस्ट्रिया का तो मुझे खैर 90 से ही पता था, उसका एक्सीडेंट की वजह से। मैंने कहा अमेरिकन एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, तो वो ऑस्ट्रिया से आया था। स्कूलिंग अच्छी थी तो आइडिया हो गया था कि ऑस्ट्रिया कोई कंट्री है। पहले अक्सर वो लोग ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया करते रहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हाँ, कंट्री। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया वो उसमें हाँ, भी याद है ना वो confusion बचपन में? हाँ, वो हाँ, तो वो कहाँ से आया है, वहाँ से उसने स्टार्ट किया। उसके पास कौन सा कोई फंडिंग थोड़ी थी उसके पास, वो तो अपने मिलिट्री बेस कैंप से भाग के उसने पहला कंपटीशन लड़ा था। तो वो उसकी एक अलग जर्नी रही है, उसने अपनी मेहनत की है, उसके बाद उसने बनाया वो। उनकी उस टाइम पे उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो वीडर वॉज अ पार्ट ऑफ इट, जिसने सब कुछ ये बनाया था, तो ही यूज टू स्पॉन्सर एवरीवन। क्योंकि जो वीडर की अपने ही मैगजीन था, उसके अपने ही इक्विपमेंट थे, उसके अपने ही सप्लीमेंट थे, तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स आते थे तो वो सबको स्पॉन्सर कर लेता था। ये मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन 60s to 90s। उस वक्त तो जो वीडर सबको स्पॉन्सर कर रहा था। बट उसके बाद फिर वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। अभी सोशल मीडिया का दौर है, जो आप उसको बिजनेस के हिसाब से देखो, डोंट जस्ट थिंक अबाउट विद पैशन ओनली। ठीक है। आई एम अ फैन ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग एज वेल सिंस 1996। काफ़ी फॉलो किया है, काफ़ी सारे रेसलर्स देखे हैं मैंने, क्योंकि मेजॉरिटी जो होते हैं वो ट्रिपल एच, आपको पता होगा, अभी आजकल तो चीफ कंटेंट ऑफिसर बना हुआ है, आजकल तो एग्जीक्यूटिव रोल में, बट ही वाज अ बॉडी बिल्डर। जॉन सीना वाज अ बॉडी बिल्डर। मसल एंड फिटनेस में भी काफ़ी अर्सा ट्रिपल एच भी आया है उसके कवर फोटो में। उनकी मैं जर्नी सुन रहा था तो कुछ इंटरव्यूज़ थे, फिर मैं बचपन में देखता गया रेसलिंग, एडी गुरेरो, इस तरह लंबी लिस्ट थी जो कि स्टीरॉयड यूज़ की वजह से मेजॉरिटी की डेथ हो गई। और वो इसी स्पोर्ट का पार्ट भी थे, बस पेन किलर्स भी आता है, वो बम्प वगैरह लेते थे। डू यू नो मिस्टर मैकमैन हैड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन? या आई नो दैट। उसने मिस्टर ओलंपिया के अगेंस्ट में ही कंपटीशन में एक फेडरेशन स्टार्ट की थी। वो नहीं चल पाई थी, हाँ। वो नहीं चल पाई थी और उसने उसको भी एक उसमें कन्वर्ट कर दिया था, एक शो के अंदर, एंटरटेनमेंट शो के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, बट वो चला नहीं था। जिसकी आज भी वो रील चल रही है, वो जो नाचते हुए आ रहा है स्टेज पे, वही वाला शो है मेरा। बॉडी बिल्डर्स नाचते हुए आ रहे हैं, वो हाँ, अलग अलग कॉस्ट्यूम के अंदर आ रहे हैं। हाँ। तो वो मिस्टर मैकमैन ने कोशिश की थी ही वहाँ ऑल्सो स्टार्टेड XFL, एक अमेरिकन फुट। पे। यस, वो भी क्या था, वो वो भी भी बहुत फ्लॉप बुरा हो गया, फ्लॉप हुआ था वो। बहुत गंदा फ्लॉप बहुत हुआ गंदा था। फ्लॉप हुआ था वो। उसी से मेरा क्वेश्चन है, मतलब बॉडी बिल्डिंग बंदा कर रहा है, उसको परसू कर रहा है, स्टीरॉयड्स ले रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है, फिर भी क्यों कर रहे हैं लोग? पैशन। आप 20 ये 21 20 कैसा साल की पैशन है कि अपने आप 21 को 20 मार? साल की उम्र में अगर आप, मैं इफ़ आई ट्राई टू बी रीजनड विद यू, तो आप शायद नहीं सुनोगे। वो आपको सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक चमकती हुई दुनिया नज़र आती है, वो आपको नज़र आ रही है। सबको ऑर्लैंड बनना है। सबको आर्नल्ड बनना है। अभी तो आज के बॉडी बिल्डर से कंपेरेटिवली आर्नल्ड इज़ टू स्मॉल। टुडेज बॉडी बिल्डर्स वे टू ह्यूज, वे टू ह्यूज। तो जब आप किसी यंगस्टर की बात कर रहे हो ना, उसको उसके साथ आप रीज़न नहीं हो सकते। और इनिशियली जितने भी मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो बॉडी बिल्डर है भी नहीं जो यूज़ कर रहे हैं। अब आप सब छोड़ो ना, पाकिस्तान में जितने काफ़ी सारे लोग हैं जो कोचेस हैं जो यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्पेटिटिव बॉडी बिल्डर्स। कोई कंपटीशन में नहीं जा रहा, कुछ नहीं, बस एस्थेटिकली अच्छा लगना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में सिक्स पैक्स दिखाने हैं, अच्छे मसल के साथ स्टेरॉइड ले रहे हैं लोग। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने कितना बर्बाद किया है लोगों को, ये जो सबको आजकल जिम भेज रहे हैं और उल्टे से रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। उल्टे सीधे रिजल्ट। ऑब्सेशन भी हो गया कुछ लोगों को, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगेन उसका गुड साइड भी है, बैड साइड भी है। अब गुड साइड देखो तो अभी जैसे मैं अपना सोशल मीडिया चला रहा हूँ और वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक राइट इन्फॉर्मेशन क्रॉस करूँ, तो वो एक बेनिफिट भी है मेरे लिए। मैंने जब समझना शुरू किया था तो मेरे लिए सोशल मीडिया ही था। मैंने 2008-9 से मैंने यूट्यूब पे ही सब कुछ देखना शुरू किया, वहीं से समझा, वहीं से सीखा सब कुछ। तो मेरे लिए तो इंटरनेट, सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट थिंग। मेरे लिए मार्केटिंग जब मुझे करनी होती है अपने ब्रांड की, सोशल मीडिया इज़ बेस्ट थिंग।
ये आपके यूजेज के ऊपर है। मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ आपको बर्बाद करती है, ये आपकी यूटिलाइजेशन है उसको जो उसको बर्बाद करती है। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट यू विल फाइंड शॉर्टकट, इफ़ यू लुकिंग फॉर अ राइट डायरेक्शन यू विल फाइंड राइट डायरेक्शन। इट्स अप टू यू। तो मैं ब्लेम नहीं करता सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया ने किसी को बर्बाद किया। सोशल मीडिया ने किसी को बर्बाद नहीं किया, आपने अपने आप को बर्बाद किया। अगर आप सोशल मीडिया पे भी आप बोलो कि मैं सारे मोबाइल आप छीन लो, सब कुछ कर लो, क्या लगता है आपको आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे उसके बाद? इफ़ यू वांट टू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यू विल गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। बट अगर आप सही पाथ नहीं, ढूंढनी है वो मिल मेजॉरिटी जाती आपके ख्याल से एडवर्स इम्पैक्ट तो पड़ा हुआ होगा। है। हाँ, मतलब क्लाइंट आपके पास आते होंगे एजुकेशन की रिक्वेस्ट लेके, या बिल्कुल। फलाना का सिक्स पैक है मुझे वैसा कर दे। नहीं, मेरे जिम में नहीं आता, मेरे जिम में काफ़ी पढ़े लिखे लोग आते हैं। नहीं, जनरली जो मतलब जनरली अगर आप एक बॉडी बिल्डर जिम में जाओगे वहाँ पे ऐसा है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक बॉडी बिल्डिंग जिम की कहानी कि अगर आप जाते हो ना, एक दो थोड़े टाइम आप गए, उसके बाद आपने बोला ना मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, वो आपको फ़ौरन स्टेरॉइड का स्टैक बेचना शुरू कर देगा। क्या बिजनेस शुरू करें? स्टेरॉइड, वो स्टैक आपको बेचना शुरू कर देगा वहाँ पे उसी वक्त। और काफ़ी लोग होते हैं जो इन्होंने एक साल भी नहीं हुआ होता जिम जाए हुए, वो स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको बॉडी बिल्डर भी बनना है ना, 5 साल तक आप पहले नेचुरल करो, एक दो कंपटीशन लड़ो, आप देखो आप में कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, उसके बाद आप सोचो कि आपको स्टेरॉइड करना है कि नहीं। बट अगर पहले साल में ही आप लगे हुए हो, आप अभी भी कंपटीशन होते हैं जो पाकिस्तान में जो बहुत ही लोअर लेवल के होते हैं, एमेच्योर की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही लोअर लेवल के कंपटीशन, उसमें भी सबने लिए होते हैं स्टेरॉइड। अब और वहाँ से सवाल, भाई कितने टाइम में तैयारी करवाई उस्ताद ने? 21 दिन के अंदर। मैंने 21 दिन के अंदर क्या होता है? वो पूरे तैयार बैठे खड़े हुए होते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, एक बेसिक लेमन सवाल है, बॉडी बिल्डर्स, स्ट्रॉन्ग मैन, मिलिट्री के लोग, स्पेशल ऑपरेशंस वाले, या फिर जैसे पहलवान होते हैं वो जो दूध बादाम खा रहे होते हैं, डंड उठा रहे होते हैं, नेचुरल पुराने तरीके, 1800s वाला जो उनका। अब ये 4 किस्म के लोग आपको मैंने बता दिए हैं। अब ऐसा कोई पैरामीटर हो, ऐसे कोई सर्टन क्या KPI हो कि वो आप अगर इन प्लेस रखें, चारों पे अप्लाई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे हेल्दी कौन है इसमें? क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा, जैसे कोई भी नहीं। नहीं, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मतलब जैसे कोई व्हाट्स अ पैरामीटर ऑफ कि यार ये सबसे हेल्दी कौन है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है इनमें से? मैं पहले बताओ, ये जो 4 पैरामीटर आपने बताया इनमें से कोई भी हेल्दी नहीं है। कंपेटिटिव स्पोर्ट इज़ नॉट हेल्दी, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो स्ट्रेंथ कंपटीशन हो, चाहे आप पहलवानों की बात कर रहे हो, कोई भी हेल्दी नहीं है। पहलवान कोई लीन नहीं होते, उनके पेट अच्छे खासे निकले हुए होते हैं बाहर। हाउ कैन दिस बी हेल्दी? हेल्दी आप देख रहे हो कि आपका जिस्म कितना अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसको हेल्थ बोलोगे ना। उसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट आपका होना चाहिए। एज अ मेल आपका 20 के अंदर, अगर मैं जेनेरिक की बात करूँ तो 20 के अंदर आपका हेल्थियर बॉडी फैट आ जाता है। फीमेल्स के अंदर 30 के अंदर आपका बॉडी फैट है वो आपका हेल्दी हो जाएगा। मसल मास की आपकी बात करूँ तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल मास हर किसी का होना चाहिए, स्पेसिफिकली ओल्डर पीपल। अभी अगर आप 40-50 अप्रोच कर रहे हो, मसल मास लूज होना शुरू हो गया आपका, हो सकता है अगले 5-10 साल में आपको ज़मीन से उठने में प्रॉब्लम हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो हेल्थ तो चली गई ना आपकी। As a female, osteoporosis becomes very common now. Say, अमेरिका में 6th leading cause of death is fall. You fell down, you break your hip bone, फिर pneumonia होता है and you pass away. This is the 6th leading cause. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपका मसल मास कम हो रहा है। तो स्ट्रेंथ एक पार्ट तो है ना हेल्थ का। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑल कॉज मोर्टेलिटी इज अ ग्रिप स्ट्रेंथ। ग्रिप स्ट्रेंथ, ग्रिप यस। स्ट्रेंथ। अभी आप बोलोगे कि ग्रिप स्ट्रेंथ से कैसे पता चलता? क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ से आपको पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ग्रिप करके ही लोग चीज़ें करो, क्योंकि आप इन सर्टेन एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो जिसमें आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, तभी ग्रिप स्ट्रेंथ आपको बताता है कि हाउ मच मसल एंड स्ट्रेंथ यू हैव। ब्लड टेस्ट इज़ वन थिंग, आप ब्लड टेस्ट भी करवाओ, आप अपने हेल्थ मार्कर्स चेक करो, वो सब भी ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये इन चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप ब्लड टेस्ट के या बॉडी फैट के बारे में बात करो कि यार हेल्दी बॉडी फैट के अंदर आप आ जाओ, वो सही है। स्ट्रेंथ के ऊपर कितने लोग बात करते हैं? मसल मास के ऊपर कितने लोग बात करते हैं? आप डॉक्टर के पास भी चले, डॉक्टर आप फॉर एग्जांपल आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला भाई आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, आप डायबिटिक हो गए हो, आप वज़न कम कर लो वरना मुश्किल हो जाएगा, आगे जाके हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। आप आए मेरे पास, हमने बोला मुझे वज़न कम करना है, है मैं बोलता हूँ कि वज़न कम करने के साथ आपको मसल भी बिल्ड करना है। मैंने आपको ये बताया, डॉक्टर ने बोला नहीं, मसल बिल्ड नहीं करो, आपसे वज़न कम करो। आप किसकी सुनोगे?
मेरी क्या डॉक्टर की? अंडरस्टैंड, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज़ के वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड रिसर्चेस आई थिंक 20 साल पहले इतनी नहीं थी, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 20 साल पहले डॉक्टर थे, जो आज भी डॉक्टर हैं, उनको नई रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत है. For what I think, there has to be a collaborated effort between trainers and doctors. डॉक्टर्स को भी नई रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड मसल एंड स्ट्रेंथ. एट द सेम टाइम ट्रेनर्स जितने भी हैं ना, उनको हेल्थ के ऊपर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट. मैं नहीं बोल सकता मैं आपका डायबिटीज़ ठीक कर सकता हूँ. हाँ, अगर मैं आपको मसल मास इंक्रीज़ कर दिया और आपका बॉडी फैट कम लेके आया तो उसका एक इफेक्ट होगा कि शायद आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाए, पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपका डायबिटीज़ ठीक कर सकता हूँ. आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस. आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, वेट कम करो, आपका बॉडी फैट कम करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल शायद नॉर्मल हो जाए. गारंटीड नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता उसकी. मैं आपको वेट लॉस की गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको मसल गेन की गारंटी दे सकता हूँ. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक और लिमिट सवाल है. आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट. एक बंदा है, आई डोंट रिकॉल हिज नेम, बट ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ आर्म रेसलिंग. एंड पोपॉय जैसा हैंड हाथ है जिसका, हाँ, वही ना? नहीं, नॉट दैट वन, एक और बंदा है. उसने ना आर्म रेसलिंग कंपटीशन किया अगेंस्ट ऑल द स्ट्रॉन्ग मैन, सबको हरा दिया. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ही ट्रेन फॉर द आर्म रेसलिंग. तो मतलब हाँ, ये मैं पूछा एक स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेन किस चीज़ के लिए करता है? वेट लिफ्टिंग, टू लिफ्ट वेट फ्रॉम द फ्लोर टू कैरी द हैवियर वेट. अब एक आर्म रेसलर, उसने एक ही चीज़ के लिए ट्रेन किया है, आर्म रेसलिंग के लिए. तो जो मूवमेंट प्रिपरेशन उसकी वो सिर्फ आर्म रेसलिंग के लिए. अभी आप 10 साल जितने भी डेड लिफ्ट स्क्वाट्स कर लो, बट अगर 10 साल मैंने आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेन किया तो मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ आर्म रेसलिंग के अंदर. अगर मेरी इसकी एनाटॉमी के बारे में को समझाएं क्या मतलब. देखिए, मैं अगर मतलब एक बंदा जब वेट लिफ्ट कर रहा है तो नॉर्मल तो वो ग्रिप हर स्ट्रेंथ. चीज़ के लिए नहीं हो रहा है ना. देखिए, मैं अगर बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ बाइसेप स्ट्रांग हो रहा है, मेरे लेग स्ट्रांग नहीं हो रहे उसके अंदर. बट अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे हिप जॉइंट, मेरे नी जॉइंट, मेरे कॉर्ड्स, सारी मसल्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो सारे मसल स्ट्रेंथ हो रहे हैं. तो मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ आर्म रेसलिंग में जो मसल यूज़ होते हैं उसको ट्रेन नहीं कर रहा मैं. बट जो आर्म रेसलर है वो सिर्फ उसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं. अक्सर लोग ये अलग बोलते हैं यार कि यार एक बंदे की बॉडी अच्छी है बट ये फिट नहीं है. फिट वो होता है जिसका एंड्योरेंस अच्छा हो. नॉर्मली इस तरह की बात करते हैं. डिफाइन कौन कर रहा है फिट कौन है? फिटनेस का ये पैरामीटर किसने डिफाइन किया है? अब जैसा बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर के लिए फिट क्या होगा कि उसका बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, कितना सिमेट्रिकल है वो, कितना बॉडी फैट लो है, कितना ज़्यादा उसका मसल मास है. तो उसके लिए फिटनेस की डेफिनेशन वो है. एक स्ट्रॉन्ग मैन के लिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस. एक आर्म रेसलर के लिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या होगी कि हाउ गुड ही इज़ इन ना आर्म रेसलिंग. एक एंड्योरेंस एथलीट के लिए क्या डेफिनेशन होगी फिटनेस की कि उसका एंड्योरेंस कितना अच्छा है. तो ये तो पैरामीटर्स तो सबके डिफरेंट है. आप कैसे मुझे एक ही पैरामीटर दे सकते हो फिटनेस का? देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स. अगर एज अ इंडिविजुअल आप पूछ रहे हो, एज अ नॉर्मल पर्सन हु जस्ट बॉर्न टू लिव हेल्दी लाइफ, तो उसका पैरामीटर डिफरेंट हो जाएगा. तो आपको एंड्योरेंस भी थोड़ा एक हद तक चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी एक हद तक चाहिए, मसल मास भी एक हद तक चाहिए, आपको फंक्शनैलिटी भी एक हद तक चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी एक हद तक चाहिए. पैरामीटर्स डिफरेंट है. हमने कुछ चीज़ों की थोड़े एक डिटेल एनालिसिस होनी ज़रूरी है, पैरामीटर्स बनाने चाहिए. जी, जैसे नॉर्मली आप देखोगे अगर बॉडी बिल्डर की सांस चढ़ जाती है सीढ़ी चढ़ने के बाद, या किसी पावर लिफ्टर की सांस चढ़ जाती है सीढ़ी चढ़ने के बाद, तो वो लोग बोलते हैं यार वो फिट नहीं है. बट ही इज़ फिट फॉर हिज स्पोर्ट. एट वॉट पैरामीटर यू आर जजिंग? तो यहाँ पे थोड़े सवाल डिफरेंट हो जाते हैं. कभी कभी हम सवाल भी तो गलत करते हैं ना, तो जवाब कैसे सही मिलेगा? बिल्कुल अच्छी बात की आपने. थैंक यू सो मच परवेज फॉर कमिंग टू most पॉडकास्ट टुडे. बड़ा मज़ा है इससे बात करके, और आपकी बातें सुन के मुझे भी शर्म आ रही है. मैं भी इनके पास जाने वाला हूँ, और आप भी कुछ मेरी बात देखेंगे. आई थिंक जितने भी सुन रहे सबको शर्म आनी चाहिए. एग्जैक्टली. जिम जाओ, आगे मैं नहीं बोलने वाला इसके. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच परवेज भाई, बड़ा मज़ा आया बात करके. आज बड़ा इंटेंस आपसे सवाल पूछे, थोड़े बहुत लिखे हुए थे सवाल मैंने, बट आपकी बातों से बड़ा मज़ा आया. और आई थिंक वी कवर्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ थिंग्स. अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, इंशाल्लाह फिर कभी फिर करेंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. दोबारा मिलते हैं नए गेस्ट के साथ अगली पॉडकास्ट में. देखते रहिए मेरे चैनल. अल्लाह हाफिज़.